एक बहुत ही प्यारी कहावत है, वो पहला प्यार ही क्या जिसका असर आपकी मार्कशीट पे दिखाई देता है। सीए 12th क्लियर करने तक भी मेरे दिमाग में नहीं था, मेरे को सीए नहीं करनी थी। आई वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट मेरे को एमबीए ही करना है। अब जाके समझ में आया ऐसा क्यों होता है, तब लगता है ये मेरा गांव है और मैं इस गांव का जयगान शुरू। Hi everyone, welcome to the channel CA Rankers, where consistency meets success and dreams turn into ranks. Today is not just another session, it is a session with someone who has not only cracked the CA journey but is now helping thousands of students master it. I, Shreya Sharma, on the behalf of CA Rankers team, feel extremely excited and privileged to welcome CA Amit Sharma sir, the God faculty for the CA course. The man behind simplifying some of the most feared subjects, paper 4, Costing CA Inter Paper 6, FM&SM CA Inter Paper 4, Accounts CA Foundation, CA Final SPOM Set B SCPM. He is currently mentoring students at Fast Education, and trust me, learning from him means turning confusion into clarity. Sir has secured an outstanding All India rank 30 in CA IPCC along with exemptions in multiple subjects at the CA final level and holds a BCom honors degree from Delhi University. Not just academically brilliant, he has also gained real world exposure working with reputed organizations like KPMG, where he worked on statutory audit, stock audit, and management consultancy. But what truly makes him special is not just his knowledge, but the way he connects with students. No wonder he is lovingly known as AB Sir and the legendary Resho Ka Raja. So, without taking any more time, so we are truly honored to have you with us today. A very, very, very warm welcome to you. सो मच, थैंक यू सो मच टीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे खुद को नहीं पता था मैंने इतनी सारी चीजें कर रखी हैं। सो ये सारी चीजें एक साथ सुनने में बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच एंड वेरी 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 थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वार्म वेलकम। सो गाइस, आई नो मेरा भी पहली बार ऐसा है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ फॉर अ सेशन एंड लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो मेरे घर वाले तारीफ नहीं करते मेरी। बट a big thank you for inviting me and looking forward for all the things. Thank you so much. Once again, thank you, sir. It's my pleasure to share that today's podcast will be hosted by Soham and Ankush. Over to you both. Please take it ahead. थैंक यू श्रेया, इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। सर, एक छोटे से क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो कैसा फील होता है जब स्टूडेंट्स आपके बारे में पूरे सोशल मीडिया पर इतना डिस्कस करते हैं, आपके स्पीकिंग स्टाइल को इतना अप्रिशिएट करते हैं? क्या ये वैलिडेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए? सी, अगर मैं ये सच्ची बात बोलूँ ना, तो ऑनलाइन क्लासेस में वैलिडेशन ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सी, जो टीचिंग होती है ना, टीचिंग कभी भी वन वे नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मैं कॉलेज के प्रोफेसर की तरह आया, मेरे को एक फिक्स सैलरी मिली है, मैंने लेक्चर दिया, मैं गया, स्टूडेंट समझे समझे, नहीं समझे नहीं समझे, दैट्स इट, डन। हम ऑनलाइन क्लासेस में हैं एंड दिस इज मोर लाइक, ये बहुत बड़ा यहाँ पे मैं जो एसएम पढ़ाता हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन इन दिस। तो ऐसा नहीं होगा सर कि मैं अकेले पढ़ा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कोई क्या कैसा कर रहा है एंड मैं निकल जाऊं। वैलिडेशन इज मच मोर इंपॉर्टेंट। मैं जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ, इवन नॉट आफ्टर एवरी लेक्चर, आफ्टर एवरी टॉपिक, मैं पूछता हूँ कि यार आप लोगों को समझ में आया, चीजें समझ में आई, चीजें क्लियर हुई। प्लस आफ्टर एवरी लेक्चर आई ऑल्सो आस्क माई स्टूडेंट्स कि यार मुझे ये बताओ, आपको कुछ ऐसा तो नहीं लगा कि मैंने पढ़ाया उसके बाद भी चीजें भारी गई? बिकॉज एक टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता। अ टीचर इज हेयर टू मेक थिंग्स इजियर। जब आप लोग सीए इंटर क्लियर कर जाओगे तो सीए इंटर के स्टूडेंट्स को आप लोग भी पढ़ा सकते हो। सीए फाइनल्स क्लियर करने के बाद फाइनल के स्टूडेंट को आप भी पढ़ा सकते हो। बट एक टीचर होने में एक बहुत अलग चीज होती है कि आपको उनके लिए चीजें आसान बना के देंगे। सो यस, वैलिडेशन होल्ड्स मच मोर इम्पोर्टेंस। और कभी कोई स्टूडेंट का ऐसा फीडबैक आया हो जो जेन्युइनली आपको टच कर गया हो? ये एक ऐसा फीडबैक है ना जो मुझे अभी याद है, आगे भी याद रहेगा, आगे आने वाली पूरी जर्नी में याद रहेगा। मैंने एक बहुत ही यंग स्टूडेंट को पढ़ाया था जिनकी एज थी 65 ईयर्स। वो एक सीएमए के, ऑलरेडी वो एक सीएमए थे एंड वो आई गेस साउथ के स्टूडेंट थे एंड रिटायर्ड बैंक मैनेजर थे। आई गेस कैनरा बैंक के, आई एम नॉट श्योर बैंक का नाम, बट ही वाज अ रिटायर्ड मैनेजर। उन्होंने अपनी जॉब वॉब सब कुछ कंप्लीट कर लिया था एंड उसके बाद ही वाज इनटू सीए। उनको था कि यार मेरे को ऐसे ही सीए कंप्लीट करना है, नॉट बिकॉज कि उनको जॉब में ऊपर जाना था, बिकॉज कि अभी अब मेरा काम हो गया, मेरे को पढ़ने का मन है।
तो मैंने उनको पढ़ाया था एंड आई वॉज कनेक्टेड विथ हिम। और जब उनका सीए इंटर क्लियर हुआ ग्रुप 2, तो उन्होंने मुझे ऑफिशियली एक लेटर शेयर किया था। क्योंकि हम स्टूडेंट्स होते हैं तो हम टीचर्स को मैसेज डाल देते हैं, बट बिकॉज ही वॉज अ मैनेजर तो उनको ये चीज पता थी। उन्होंने प्रॉपर एक ईमेल ड्राफ्ट करके लेटर में मुझे लिख के ये सारी चीजें दी थी कि आई सी एम ए दिस 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 एंड आई एम ट्रूली हेल्पफुल कि आपने मुझे इतना गाइड किया। इवन रात के 2 बजे भी जब मैं आपको कभी मैसेज करता था आप रिप्लाई करते थे। एंड वो लेटर मैंने अभी भी संभाल के रखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। दैट इज द बेस्ट स्टोरी जो मेरे को लगती है कि यार अब वो लेटर कहीं नहीं जाने वाला। वो लेटर आज से लेके मैं भी जब बूढ़ा हो जाऊंगा तब तक वो मेरे साथ रहेगा और मुझे लगेगा कि यार मैं इतना छोटा हो गया, मैंने इतने बड़े किसी को गाइड किया था, और वो स्टोरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। ओके, सो दैट वाज अ वेरी ग्रेट आंसर। बट मैं बताना चाहूंगा कि सीए बनने से पहले बचपन में आप कैसे एक स्टूडेंट थे? मिस्चीवियस थे, थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप थे या एक्सट्रोवर्ट थे? बिकॉज ये सीए की जर्नी एकदम से नहीं स्टार्ट होती, ये बचपन से स्टार्ट होती है कि हम ला एकेडमिक्स में कैसे होते हैं तभी कॉन्फिडेंस आता है। अह, अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूँ ना तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई वॉज नॉट गुड इन स्टडीज, आई वॉज गुड इन स्टडीज। आई हैड आई गेस अराउंड मेरी 10th आईसीसी बोर्ड से थी एंड आई स्कोर्ड समवेयर अराउंड 91%। तो आई वॉज गुड इन स्टडीज एंड इनफैक्ट अगर बात करें एक्सट्रोवर्ट की तो आई टेल यू अ बहुत प्यारी सी स्टोरी। हुआ क्या कि आई वॉज इन क्लास सेकंड एंड क्लास सेकंड में मैंने स्कूल में देखा स्टूडेंट्स जो है स्कूल का कोरस जो होता है जो गाना गाते हैं एंड असेंबली करवाते हैं ये वो। तो मैंने घर में बोला, मैंने बोला यार मेरे को अच्छा लगता है, ये लोग सुबह सुबह असेंबली कराते हैं, सारी चीजें बोलते हैं, गाना वाना होता है, मेरे को भी जाना है। तो घर वाले ने बोला हमसे क्या बोल रहा है, जाके टीचर से बोल। तो मैं क्लास सेकंड में था, आई वॉज गुड इन सिंगिंग, मैं अच्छा गाना गाता था। तो मैंने बोला उनको कि यार मेरे को भी करनी है ये चीज। तो उन्होंने बोला ऑडिशन दे दे। तो मैंने दिया सबके सामने, मेरे को डर नहीं लगा क्योंकि मुझे वो करना था। एंड आई वॉज द ओनली स्टूडेंट जो क्लास सेकंड से लेके क्लास 10 तक आई वॉज द पार्ट ऑफ स्कूल कोरस। तो यस आई वॉज एक्सट्रोवर्ट क्योंकि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, बाकी किसी की परवाह नहीं करनी कि क्या होगा कैसा नहीं होगा। तो यस आई वॉज एक्सट्रोवर्ट एंड आई वॉज गुड इन स्टडीज टू। तो घर का इन्वायरमेंट कैसा रहा? पेरेंट्स का लाइक टुवर्ड्स एजुकेशन वो कैसे थे? लाइक स्ट्रिक्ट थे या फिर फ्रीडम दी जाती थी डिसीजंस लेने की? चलो तो मैं आप लोगों को बता दूं, आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली एंड मारवाड़ी फैमिली में आप लोगों को पता होगा कि बिजनेस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो हमारी फैमिली में आई एम द फर्स्ट चाइल्ड जो इतना ऊंचा पढ़ाई तक गया है। एंड दिस वॉज जस्ट बिकॉज कि मेरे पेरेंट्स चाहते थे। माई फादर वॉज लाइक कि यार मैंने तो ठीक है बिजनेस कर लिया, ये चीजें कर ली, तेरे को ये नहीं करना, आई वॉन्ट कि तू इस चीज से बाहर निकले। एंड ही वॉज ऑलवेज सपोर्टिव। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूंगा कि सबने देखा होगा, हमने वीडियोस देखी इंस्टाग्राम पे कि पापा अच्छे से मार रहे हैं बच्चे को। मेरे को आज तक मेरे पापा से मार नहीं पड़ी है। ही इज नॉट इवन रेस्ड हिज हैंड। अभी तक मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, डांट पड़ती है, बहुत पड़ती है, अच्छी खासी पड़ती है, लेकिन कभी भी उन्होंने डांटा नहीं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू स्टडीज ही वॉज ऑलवेज लाइक कि मुझे पता है तू कर लेगा, तुझे कर जो करना। ही इज लाइक आई बैक यू अप, तेरे को जैसा पढ़ना है अच्छे से पढ़, टाइम वेस्ट मत कर। एंड क्योंकि मैं स्टडीज में अच्छा था तो मैंने खुद ने भी कभी टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं किया। हाँ एक दो बार किया था, तब डांट पड़ी थी मेरे को अच्छी खासी, बट उसके बाद आई वाज बैक ऑन ट्रैक। तो या ही वाज वेरी सपोर्टिव। और क्या सर कभी उन्होंने इमेजिन किया था कि आप एक दिन इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करोगे? जब मैं पढ़ता था तो उनको ऐसा लगता था कि यार ये, मेरी मम्मी हमेशा बोलती थी कि यार तू पढ़ के ना मेरे को दिखता है कि तू कहीं हायर गवर्नमेंट जॉब में कर रहा होगा। और मेरे को कभी भी मेरी जीके बहुत वीक थी। दिस वॉज, मैं स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहूंगा, दिस इज द ओनली रीजन कि मैं आज यहाँ हूँ और मैं यूपीएससी नहीं कर रहा, क्योंकि मेरी जीके बहुत वीक है, मुझसे चीजें याद नहीं करी जाती। वरना मेरे घर वालों का पूरा अप्रोच था कि यार तू हमें ना कहीं गवर्नमेंट वाली एजेंसी में दिखता है तो तेरे को यूपीएससी करना चाहिए, बट क्योंकि मेरी जीके बहुत वीक थी, मेरे से चीजें याद नहीं होती थी, तो मैं कभी यूपीएससी में गया नहीं। तो उनको कभी भी नहीं लगा था कि मैं टीचिंग में आऊंगा और इतने सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। इनफैक्ट जिस फैमिली में कोई बिजनेस से बाहर नहीं निकला, वहां कोई टीचिंग फील्ड में आया, ऐसा तो किसी ने नहीं सोचा होगा। ओके, सो सर हम जैसे बचपन की बात कर रहे थे, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा था? सो अगर मैं फ्रेंड सर्कल की बात करूँ ना, वो फ्रेंड मेरे अभी तक है मेरे साथ। एंड जो मेरा बचपन का फ्रेंड है, ही इज स्टिल माय बेस्ट फ्रेंड। विशाल ही उसका नाम है। एंड मेरी सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे जितने भी बचपन के फ्रेंड्स थे आसपास के, वो भी ऑलमोस्ट या तो मस्ती करने वाले थे या पढ़ने वाले थे, बट ऐसा कहते हैं ना कि बैक बेंचर्स, बदमाश बच्चे मेरे कभी दोस्त नहीं रहे। रहे भी तो वो मुझसे थोड़ा दूर ही रहे, बिकॉज मैं थोड़ा
अभी मैं आपको जैसा भी दिख रहा हूँ, मैं बचपन में तो और एकदम पतला-दुबला ऐसा वो क्लास का एक बच्चा होता है, एकदम अलग सा बैठा हुआ दिखता है, मैं वैसा दिखता था, मैं था नहीं। और मेरे दोस्तों को सबको ये कंप्लेन होती थी कि भाई तू है बहुत बदमाश, लेकिन भगवान ने तेरी शक्ल इतनी अच्छी दे रखी है ना कि हमारे घर वाले हमसे ज़्यादा तेरे ऊपर भरोसा करते हैं कि यार उसको उसको देखो, उसके जैसा करो। तो मेरे जितने दोस्त थे ना, सब या तो थोड़े बहुत एवरेज थे स्टडीज़ में या मेरे जैसे थे। मतलब कोई बदमाश नहीं थे या कोई ऐसा कि यार चल ना पढ़ाई क्या करनी, छोड़ दे इसको, ये करते हैं, घूमते-फिरते हैं, ऐसे नहीं थे। सब बहुत प्यारे स्टूडेंट्स थे। तो ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है। जब आप 14-15 साल के थे, तब आपके गोल्स क्या थे? तब आप क्या बनना चाहते थे उस वक़्त? अरे यार! इसका इसका जवाब मैं देना चाहूँगा आप लोगों को, मतलब आप लोगों से ज़्यादा अभी आप किसी को भी उठा के पूछ लो, कोई भी इतना क्लियर नहीं होगा जितना क्लियर मैं था। जब मैंने 10th क्लियर करी, आई वाज़ वेरी मच श्योर सिंपल एक काम करना है, 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। उस टाइम पे डायरेक्ट मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन्स मिलते थे कॉलेज में। 12th में अच्छा मार्क्स लेके आना है, उसके बाद डीयू के कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर मस्ती करेंगे, सेकंड ईयर जापानीज़ सीखेंगे, थर्ड ईयर स्पेनिश सीखेंगे, कैट का एग्ज़ाम्स देंगे, आईआईएम क्रैक करेंगे, एमबीए बन जाएँगे, दैट्स इट, लाइफ सेटल्ड है। मेरा पूरा 11th एंड 12th इसके ऊपर फ़ोकस था। हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे, सीए 12th क्लियर करने तक भी मेरे दिमाग में नहीं था। मेरे को सीए नहीं करनी थी, आई वाज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट मेरे को एमबीए ही करना है। एंड इट वाज़ पर्टिकुलरली डिसाइडेड। मैं सोच के रखा हुआ था, इस पे पूरी रिसर्च करी थी, एमबीए में कितना क्या लगता है, कितने अर्न करते हैं, क्या कैसी चीजें, सब रिसर्च किया हुआ था मैंने। एंड आई वाज वेरी मच श्योर कि ये चीजें फॉलो करनी है। और ये सपना 12th में ही टूट गया था। हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत मजेदार किस्सा है ये। जैसे आपने बताया कि अभी अगर आप सीए ना होते, आपका स्टार्टिंग से ही प्लान था एमबीए का, तो अगर आप सीए नहीं करते तो क्या वो डेफिनेटली एमबीए होता या फिर कुछ और होता जो अभी आपने एक करंट ईयर्स में एक्सप्लोर किया है? सी अगर ये सवाल आप मुझसे 11th 12th में पूछ रहे होते, तो अगर सीए नहीं होता तो डेफिनेटली एमबीए होता। बिकॉज एमबीए के लिए जो चीजें चाहिए थी, जैसा चाहिए था, बिजनेस नॉलेज, उसके बाद आपका इंटेलिजेंस, वो सारी चीजें थी। इनफैक्ट मैं 11th में एमबीए के बारे में प्लान भी करता था कि एमबीए पढ़ने के लिए क्या सब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, कहाँ पे आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इनफैक्ट 11th और 12th में मैं पापा के साथ शॉप पे भी बैठता था कि यार देखो तो सही, कस्टमर्स के साथ कैसे बात करी जाती है, कैसी क्या चीजें होती है, समझने के लिए। मुझे पता है ये बहुत बेसिक लेवल पे था, ये एमबीए में से बहुत ऊपर लेवल पे चीजें जाएंगी, लेकिन मुझे पता था अगर मुझे जाना है वहां पे, मैनेज करना सीखना है, तो यहाँ पे चीजें शुरू तो करके देखूं। आई वॉज वेरी मच श्योर कि यार अगर सीए नहीं होता, और इनफैक्ट सीए नहीं ही होता, होता तो एमबीए ही, सीए ने तो डायरेक्ट एंट्री मारी है कहीं से बीच में। तो जो सीए का डिसीजन था, ये आपने कहाँ से सोचा कि मुझे सीए ही करना है? ये डिसीजन कब लिया और कैसे लिया? लाइक मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक बहुत ही प्यारी कहावत है, वो पहला प्यार ही क्या जिसका असर आपकी मार्कशीट पे दिखाई ना दे। ठीक है, अब कहानी यहीं से शुरू होती है। तो मेरे थे 12th के पेपर, एंड आई वाज वेरी मच श्योर ये सारी चीजें जो मैंने प्लान बताया कि अच्छे 95-96% मार्क्स लाने डीयू में, एंड एक्सवाइजेड आगे करके चीजें। पहला ही प्लान फेल हुआ 12th में जब मेरे 89% बने, बिकॉज 12th में हम नए नए प्यार मोहब्बत में आए थे। और उस टाइम पे हमें हमसे ज्यादा हमारे बाबू शोना की फिक्र होती थी कि यार मैं तो पढ़ ही लूंगा, उसको पढ़ाना है, तुम अच्छे से पढ़ाई करो, तुम अच्छे से ध्यान रखो अपना, बातचीत करना, ये वो दोस्ती यारी करना, क्लासेस बंक करके, जैसे ट्यूशन है तो ट्यूशन बंक करके चलो दोस्तों के साथ घूम के आते हैं, ये चीजें करना, ये नई नई सीखी थी 12th। तो इसकी वजह से 12th में मेरे मार्क्स बने नहीं अच्छे। अब क्योंकि मार्क्स बने नहीं अच्छे, तो मेरे साथ एक और जो स्टूडेंट था, जो हमारे सिटी का टॉपर था, जिसके 95-96% आए थे, तो उसने सीए चूज किया था। तो मैं गया अपने ट्यूशन टीचर के पास, मैंने बोला यार ये तो बनी नहीं चीज, अच्छी हुई नहीं। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक लाइन बोली थी जिसने मुझे मोटिवेट किया। उसने सिंपल बोला कि यार तेरे को क्या लगता है, ये जिसको 96% आए हैं वो तेरे से ऊपर है क्या? मैंने तेरे को पिछले 2 साल पढ़ाया है, वो बंदा तेरे आसपास का भी नहीं है। तो अगर वो 96% लाके सीए कर रहा है, तू इतने पे भी बहुत अच्छा सीए कर सकता है, मेरी बात मान और सीए में ट्राई कर। उस टाइम पे हमारे टाइम पे सीपीटी हुआ करती थी। उस बंदे ने कुछ उसके 145 बने थे आउट ऑफ 200 उस टाइम पे मार्क्स। तो मैंने बोला ठीक है यार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने अपना अटेम्प्ट ट्राई किया और मेरे मार्क्स बने थे 166 आउट ऑफ 200। तो जब ये हुआ, तब मुझे लगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं, कुछ तो है अपने में। अगर मैं 95-96% वाले बंदे से ऊपर ला सकता हूँ मार्क्स, तो कुछ तो होगा अपने अंदर।
फिर वहां से जब देखा कि एमबीए का ऑप्शन है नहीं, तो सीए ओनली ऑप्शन बचा मेरे पास जाने का। तो वहां से मैं सीए की तरफ डाइवर्ट हुआ। तो कब रियलाइज हुआ कि आपको फाइनेंस एंड अकाउंट्स में इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है और आपको यही करना है? देखो, वो ये बहुत ज़्यादा सिंपल था मेरे लिए चूज़ कर पाना, क्योंकि जब मैं इंटर की क्लासेस कर रहा था दिल्ली से, और उसके बाद मैंने जब इंटर के लिए प्रिपेयर किया, मुझे इतना तो समझ में आ गया था भाई कि थ्योरी तो अपनी शुरू से तेज़ है, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ आती हैं। मैं चीज़ें समझ सकता हूँ, मैं अच्छे से समझा सकता हूँ। अगर आप मुझे बोलो कि यार अमित भाई मेरे को डायरेक्ट टैक्स समझाना है, मैं पढ़ के आपको डायरेक्ट टैक्स भी समझा दूँगा, मैं पढ़ के आपको लॉ भी बहुत अच्छी समझा दूँगा। लेकिन आप मुझे बोलो कि यार अमित भाई याद करके लॉ लिख के आ जाओ, तो मेरे से याद होके लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वो चीज़। तो मुझे पता था मेरे लिए थ्योरी फील्ड्स तो है नहीं, बचे मेरे प्रैक्टिकल फील्ड्स। प्रैक्टिकल फील्ड्स में अकाउंट्स, फाइनेंस, सबसे अच्छी बात ये थी कि 12th के टाइम पे मुझे मैथ्स बहुत पसंद आती थी। 9th तक मेरी मैथ्स सबसे ज़्यादा वीक थी। उसके बाद मैंने बोला यार देखते हैं, इसी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं मैथ्स 10th में सेल्फ करी। तो वहाँ से मैथ्स पे इंटरेस्ट जागा, और जब मैथ्स में इंटरेस्ट जागा, इंटर पे आने के बाद देखा यार फाइनेंस में तो ऐसी चीज़ है अपने पास करने के लिए। तो मेरा फाइनेंस में बहुत ज़्यादा फील्ड जगा कि यार यहाँ पे कुछ है जो अपन प्रैक्टिकली देख सकते हैं। मज़ा आएगा। जो थ्योरी वाली फील्ड है उससे कुछ अलग है। इसलिए मेरा फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जगा, और स्पेशली जब मैंने गोल्डमैन से इंटर्नशिप करी, वहाँ पे मैंने काम ही यही देखा। मैं एफपी टीम में था, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो वहाँ पे समझ में आया कि सीए जो हम ऑडिट और टैक्स के बारे में सुनते हैं, इसके अलावा एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी दुनिया है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड हमारी फाइनेंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है यहाँ पे। आप लोगों को अगर मैं बताना चाहूँ ना, मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे, जब मैं गोल्डमैन में था, 2 टीम्स मेरे अंडर काम करती थी। एक थी लंदन की टीम और एक थी न्यूयॉर्क की टीम। तो वो कहते हैं ना अंग्रेज हमारे ऊपर थे। हाँ, मैं अंग्रेज़ों पे हुकुम चलाता था। फाइल बन गई क्या? अंग्रेज़ों में से फाइल, आई नीड इट एसएपी। तो मैं उनसे बात करता था, तब समझ में आता था कि हाँ यार, हमारी जो फाइनेंस की नॉलेज है, जो मैं वहाँ पे उनसे, क्योंकि पहले 1 महीने मैंने काम सीखा, तो उनसे जब वो चीज़ें सीखी कि बजटिंग कैसे होती है, हम कैसे चीज़ें अप्लाई करें, तो मेरे को समझ में आया यार यहाँ पे ये एक फिक्स रूल नहीं है कि भाई तेरे को इतना काम करना है, खाली उनके पेपर चेक करने ऑडिट की तरह, इसके अलावा कुछ नहीं। जब ये चीज़ें समझ गए तो मेरे को लगा यार ये कुछ काम कर सकते हैं। वहाँ से इंटरेस्ट है। सर मेरा एक क्वेश्चन है ऐसा कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि मुझे एमबीए करना है और आपका एक माइंडसेट बन चुका था, बट जैसे आपको एक ट्रांजिशन आपने जो किया, अभी कैसा एक बार हमारा माइंडसेट हो जाता है तो बाद में वो माइंड चेंज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम उससे बाहर नहीं आ पाते, तो वो आपने कैसे चेंज किया? मैं लिटरली बताऊँ, अभी आप लोगों ने वो देखा होगा ना, धुरंधर 2 में बोलते हैं, हौसला, ईंधन, बदला। मैंने बोला भाई अब यही बचा है, क्योंकि जब 10th में 92% आए थे, तो पूरे शहर में वाह-वाह हो गई थी। क्योंकि मैं बोर्न एंड ब्रॉट अप हूँ बिहार के दरभंगा से, बहुत छोटा-सा शहर है वो। तो वहाँ पे पूरी वाह-वाह हो गई थी, यार इन शर्मा जी के लड़के को 92% है, ये है, वो है। और जब 12th में 89% आए ना, तो किसी ने वो देखा भी नहीं, वो कहते थे गली के कुत्ते कैसे भगा देते हैं। मेरी वैसी-सी हालत हो गई थी, किसी ने पूछा भी नहीं मुझसे। ब क्योंकि सबको बोलना पड़ा था, हाँ ठीक है 12th पास हो गया। तो बोलना कि यार 92% है 10th में, और 12th में बोलना कि हाँ 12th में पास हो गया। वो बहुत बड़ा वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। वो लगता था यार कि ये क्या हो गया? तो मेरे को लगता था भाई अब कुछ तो करना पड़ेगा, जिससे वापस उस लेवल की बात बन सके। क्योंकि उस टाइम किसी ने बताया नहीं कि ठीक है दुनिया की परवाह नहीं करनी होती, ये नहीं करना होता। उस टाइम तो लगा कि यार लोगों ने ऐसा कैसे बोल दिया मेरे बारे में, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो पूरी स्टडीज़, मैं लिटरली आप लोगों को बताता हूँ, ये सीए फाउंडेशन से ही मेरे साथ चला। अगर मैं क्लासेस नहीं कर रहा हूँ और अगर मैं नहीं सो रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। मैंने उस पूरी जर्नी में सिर्फ इतना ही काम किया। अगर मैं सो नहीं रहा हूँ और मैं क्लासेस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। मैंने लिटरली उस टाइम पे, आप लोगों को पता होगा, जियो आया हुआ था, जियो नया लॉन्च हुआ था 2016-17, तो इंटरनेट फ्री हो गया था। तो मैं अगर पढ़ भी रहा हूँ, तो मैं लॉ के मैंने किसी के खोल लिए, कुछ डला हुआ है तो नए-नए ऐप्स आते थे, यहाँ पे क्विज़ेज़ होती थी एमसीक्यू वाली। मैंने वो ऐप डाउनलोड कर लिया, मैं खा रहा हूँ, मैं क्विज़ सॉल्व कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे ये था कि यार कुछ बड़ा करना पड़ेगा मेरे को, तब वो चीज़ दिखेगी यहाँ पे। तो वहाँ से मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब ट्रांज़िशन फ़ेज़ में खुद को प्रूव करना है। बात ये नहीं है कि सीए करनी है, बात है खुद को प्रूव करना है जो भी कर रहा हूँ। तो ये बहुत हेल्प किया उस टाइम। मुझे लगता है ये क्वेश्चन की वेट सारे स्टूडेंट्स कर रहे होंगे कि जब आप सीए की प्रिपरेशन कर रहे थे तब आपकी स्ट्रेटजी क्या थी, अप्रोच क्या थी और क्या रूटीन थी आपकी स्टडी की? तो प्लीज़ वो शेयर करें, सब वेट कर रहे हैं उसके लिए तो। सीए फाउंडेशन तो अगर मैं बताऊँ तो मैंने अपने होम सिटी से किया था। मैंने जो लोकल ट्यूटर थे मैंने उनसे पढ़ा, एंड मैंने मार्क्स आए।
फिर इंटर के लिए मैं आया था दिल्ली में क्लासेस करने के लिए। अब क्योंकि मैं अपनी फैमिली का पहला बंदा था और हमारे टाइम पे 8 सब्जेक्ट्स होते थे, तो किसी ने मुझे बताया नहीं था क्या करना है, कैसे करना है। आया और मुझे लगा कि क्लासेस करनी है, तो मैंने वहाँ पे दिल्ली में फेस टू फेस क्लासेस जॉइन कर ली। और वो क्लासेस सुबह चलती थी 7 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक। मुझे आइडिया ही नहीं था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर ली है। एक क्लास होती थी सुबह 7 से 10, फिर 10:30 बजे से लेके 1:30 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 5 बजे तक, फिर 5:30 से 8:30। मुझे लिटरली समझ में नहीं आया मेरा पूरा दिन कहाँ चला जाता था। और थकने के बाद रात में तो पढ़ाई पॉसिबल ही नहीं होती थी कि बंदा रिवाइज भी कर सके, इतनी तो हिम्मत ही नहीं बचती थी। तो मेरा प्रिपरेशन टाइम पूरा क्लासेस में इसलिए गया सो दैट मैं आराम से पहले क्लासेस तो खत्म करूँ। तो मुझे वहाँ सबसे बड़ी गलती रियलाइज हुई, जिसकी वजह से जब मैंने क्लासेस अपनी खत्म करी थी अगस्त एंड पे, तो मेरा अटेम्प्ट जनरली बैठता था नवंबर पे, उस टाइम पे नवंबर अटेम्प्ट होते थे। मैंने नवंबर अटेम्प्ट अपना स्किप किया था क्योंकि मेरे पास चीजें नहीं थी, मेरे को पता ही नहीं था भाई, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है ढंग से, सिर्फ क्लासेस करके छोड़ रखी है। और उस टाइम पे बोर्ड को देना इज नॉट पॉसिबल फॉर मी कि यार मैं 2 महीने में 2 ढाई महीने में पढ़ के दे सकूं अपना पेपर। तो मैंने अपना अटेम्प्ट स्किप किया। जब स्किप किया तो मुझे पता चला सबसे पहली गलती कि आपकी कोई भी अगर क्लासेस होगी ना, सुबह 7 बजे से लेके शाम के 3-4 बजे तक, ये मैक्सिमम टेन्योर होना चाहिए। अभी भी अगर आप लोग देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी क्लासेस सुबह 7 से रात के 6-7 तक लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसमें ना आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत चला जाता है। तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूँ, सबसे पहला आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जब आप क्लासेस कर रहे हो। हम आपकी पूरी जर्नी को डिवाइड करें। क्लासेस के टाइम पे रिवीजन इज मस्ट। मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि भाई अगर तुम पूरे दिन में मेरा होमवर्क ना भी कर पाओ ना, तो मैंने जितना पढ़ाया उतना भी पढ़ के आना। मुझे आपके होमवर्क से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन होमवर्क पे दूंगा जो क्लास का कवर अप करने के बाद आपसे आसानी से बन जाए। तो अगर आप होमवर्क नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट उतना रिवाइज करके आओ जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है। तो ड्यूरिंग योर क्लासेस आपको उतना रिवाइज करके चलना है। प्लस संडे आप लोगों को मिलता है, संडे के टाइम पे पूरे वीक में जो आपने पढ़ा है वो कवर अप करके चलना चाहिए। एंड वंस दैट इज डन, जब आपकी क्लासेस सारी फिनिश हो, उसके बाद आप अपने दिन को वैसे ही डिवाइड करो जैसे मैंने डिवाइड किया एग्जाम्स तक। अगर आप खा नहीं रहे हो, अगर आप लेक्चर्स तो देख नहीं रहे हो, खाने और सोने के अलावा जो टाइम बचे उसको पढ़ाई में एलोकेट कर दो। एक दिन में सब्जेक्ट्स मैंने जनरली 2 या 3 सब्जेक्ट्स पिक करता था। 2 बड़े सब्जेक्ट होते थे, एक छोटा सब्जेक्ट होता था, जिसको मैंने पिक किया और टाइमलाइन सेट रखी कि यार 10 दिन के अंदर इतना कवर करना है, 15 दिन के अंदर इतना कवर करना है। वो फिलअप होता था, थोड़ा आगे बढ़ता था, बट कवर अप करते करते उनको डिवाइड करते करते रैंक अपनी बनी। और ये जब रैंक बनी ना, तब मुझे सबसे बड़ी गलती रियलाइज हुई कि यार अगर मैंने वो क्लासेस वाली गलती नहीं करी होती तो मैं रैंक सिंगल डिजिट रैंक में भी पहुंच सकता था। क्योंकि खुद को तब तक रियलाइज नहीं होता जब तक आप कुछ कर नहीं लेते। अचीव करने के बाद समझ में आता है कि अगर ये गलतियां नहीं करी होती तो मैं सिंगल डिजिट रैंक में भी लैंड कर सकता। सर एक बहुत बड़ा ये होता है सीए एग्जाम्स में, अगर आप एक अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाते हो तो एक सेल्फ डाउट हमारे अंदर क्रिएट होने लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या फिर क्या मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिकॉज एक बार हम इसमें अटक जाते तो कहीं हम बाहर नहीं निकल पाते। मैंने देखा है लोग 5-5, 6-6 अटेम्प्ट देते बट उनका नहीं हो रहा है, बट वो छोड़ना भी नहीं चाहते और छोड़ भी नहीं रहे, जबकि उनके पास क्लियर ऑप्शन है कि वो छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? चलो मैं एज अ टीचर, क्योंकि मैं स्टूडेंट भी रहा हूँ और अब एज अ टीचर भी मैं इस साइड पे बहुत सारी चीजें गाइड कर सकता हूँ। एक, सबसे पहला जो स्टूडेंट को ये समझना पड़ेगा, जो स्टूडेंट समझते नहीं है। एक बात आप सबने सुनी होगी, अगर आपको रिजल्ट कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। स्टूडेंट फेल होने के बाद वही एक काम करते रहते हैं जो उन्होंने पास्ट अटेम्प्ट्स में भी किया और उनको लगता है कि रिजल्ट कुछ अलग आ जाएगा। तो यार अगर सेम काम करते रहोगे तो रिजल्ट उससे अलग नहीं बनता। मैं आपको बताता हूँ, स्टूडेंट्स अभी जैसे बोलते हैं कि सर आईसीए की चेकिंग टफ थी तो हमें 5 नंबर से या 10 नंबर से या ग्रेस मार्क से रोक दिया। आई नो स्टूडेंट्स को ये बहुत फील होता है। चलो मैं मानता हूँ एक अटेम्प्ट में रोका, 2 में रोका, 3 में रोका, 4 में रोका, 5 में रोका, पर यार 4-5 अटेम्प्ट के बाद तो हम भी ऐसे क्या जिद्दी हैं कि हम 50 ही नंबर लाएंगे। 60 तक ही लाने की कोशिश करो ना, और मेहनत करने की कोशिश करो। स्टूडेंट्स को लगता है उन्होंने एक सबसे पहला कि सर हमने पढ़ाई करी, हमने तैयारी करी, अब मैं उसी चीज को और पढ़ता चला जा रहा हूँ। एक जो सबसे पहले स्टूडेंट्स को करना चाहिए, अपनी आरटीआई की कॉपीज मंगाने के बाद इवैल्यूएट करना चाहिए कि यार आप कहाँ गलतियां कर रहे हो। स्टूडेंट्स कभी इस चीज पे ट्रस्ट ही नहीं करते कि इतनी अच्छी चीज है। लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने अपनी आरटीआई की कॉपी मंगाई, मैंने देखा ये 20 नंबर के क्वेश्चन या तो मैंने छोड़ रखे थे या मेरे पूरे ही गलत थे। दैट मीन्स ये टॉपिक तो मुझे बिल्कुल ही जीरो आता है।
ये तो आता ही नहीं है, मतलब इस टॉपिक को मुझे याद करना होगा। दूसरा, अगर कोई टॉपिक जैसे आजकल स्टूडेंट्स बोलते हैं कि यार सर मुझे तो लग रहा था पूरे नंबर मिलेंगे, क्यों नहीं मिले नंबर? तो आरटीआई में ये देखो आपकी कहाँ गलती हुई। आप जिस चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट थे, एक बहुत प्यारी बात कही जाती है सीए में कि हार्ड वर्क करना चाहिए। पर भाई ये कोई नहीं बता रहा कि सही डायरेक्शन में हार्ड वर्क करना चाहिए। अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने की हार्ड वर्क करोगे ना, नीचे उतरने की हार्ड वर्क थोड़ी करोगे। तो ये देखना है कि आपको हार्ड वर्क सही डायरेक्शन में करना है। अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो सबसे पहला सिर्फ एक जो ना कोई टीचर ना कोई और बता सकता है, आपको सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा कि मैं कहाँ वीक हूँ। अगर आपके 5-6 अटेम्प्ट्स लगे हैं, तो आप ना तो टीचर को ब्लेम कर सकते हो कि उसने मुझे गलत पढ़ाया, ना आप आईसीआई को ब्लेम कर सकते हो कि आईसीआई मुझे हर अटेम्प्ट में फेल कर रही है। आपका पर्सनल नंबर तो है नहीं आईसीआई के पास कि इसको तो नहीं निकलने दूंगा मैं एग्जाम में। कुछ तो गलती रह रही होगी ना, राइट? करेक्ट। सबसे पहले सेल्फ रियलाइजेशन करो कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। सारे अटेम्प्ट्स की कॉपी अपनी इवैल्यूएट करो, मॉक टेस्ट पे जाओ, टेस्ट देना स्टार्ट करो। और टेस्ट में भी पता है स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, अमित भाई टेस्ट तो मैं अच्छा स्कोर कर रहा था, मेरे 50-55 बन रहे थे। भाई क्यों 55? पेपर 100 का था ना, 60 के ऊपर क्यों नहीं बने, 70 के ऊपर क्यों नहीं बने? 5 अटेम्प्ट लगे ना तेरे। अब तो कम से कम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए था, अब तो चीजें याद होनी चाहिए थी ना। अगर मॉक टेस्ट में ही आप 50 से 55 के बीच में खेलने जा रहे हो और समझ रहे हो आईसीआई भी आपको मैं मानता हूँ आईसीआई बेकार है, आईसीआई आपको दरिया दिल की तरह मार्क्स नहीं देगा, तो आप भी क्यों मार्जिन पे खेल रहे हो? आप थोड़ा ऊपर जाओ ना, आप अपने आप को लेवल अप करो। अब देखो फिर ऐसे कैसे मार्क्स नहीं देगा। तो ओनली थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज कि अगर आपके मल्टीपल अटेम्प्ट्स है ना, तो सिंपल सेल्फ रियलाइज करो कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ मिस्टेक हो रही है। अपने सीनियर से बात करो, अपने मेंटोर से बात करो उसके बाद कि सर मुझे पता चल गया मेरी गलती कहाँ है। उस गलती को करेक्ट करने के लिए अपने मेंटोर से बात करो कि सर ये गलती है, मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट करो एंड आप क्लियर कर जाओगे। दैट्स इट। सर आज के टाइम पे तो जैसे मेंटर्स हैं, सर आज के टाइम पे तो जैसे हम स्टूडेंट्स को मेंटरिंग कर रहे हैं, लेकिन आपके टाइम पे तो मेंटर्स इतने फेमस नहीं थे, तो कोई सपोर्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था, तो तब आपके मेंटर्स कौन थे? तब आपने कैसे आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा था तब? लाइक किसने आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उस जर्नी में? मैं ना आप लोगों को एक और चीज बता देता हूँ अलॉन्ग विद, ना ही सिर्फ उस टाइम पे मेंटरशिप नहीं थी, उस टाइम पे फैकल्टीज के साथ इतना कनेक्ट भी नहीं था। क्लासेस लेने के बाद फैकल्टीज कनेक्ट नहीं करते थे कि हाँ ठीक है बैच ले लिया, होगा जो होगा देखी जाएगी। अभी तो कम से कम मेरा, आप लोगों को बताओ, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर स्टूडेंट्स के पास है, वो इसी पे मैसेज करते हैं और यही मेरी फैमिली के पास भी है। पहले के टाइम पे तो ऐसा होता था आप मेल कर दो अपनी प्रॉब्लम को, जब कभी कोई देखेगा तो वहां पे डाउट रिवर्ट आएगा। तो मेंटरशिप के साथ साथ फैकल्टी से भी कोई कनेक्ट नहीं था। तो एक चीज सिंपल थी वहां पे, मुझे या तो उन स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट रहना अपने दोस्तों के साथ जो सीए कर रहे हैं, या तो दूसरी सेल्फ मोटिवेशन लेके आना पड़ेगा। एक बात याद रखना, मोटिवेशन अगर आप कहीं से लाते हो, मोटिवेशन कैन बी टेम्पररी, डिसिप्लिन विल बी ऑलवेज परमानेंट। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि आप किसी से मोटिवेट हो सकते हो, आप किसी से पूछ सकते हो, आप गाइड ले सकते हो। जो मैंने मेरे टाइम पे या तो मेरे सीनियर से लिया, जो मेरे दोस्त लोग थे जो सीए कर रहे हैं, या तो क्योंकि मैं केपीएमजी में था, मैं गोल्डमैन में था, तो वहां पे जो मेरे सीनियर्स थे मैंने उनसे बात करी कि यार ऐसा फील हो रहा है। मैं लिटरली आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये बहुत हंसी आएगी इस चीज में। मैं जब सीए फाइनल्स कर रहा था, तो मेरे को एग्जाम से पहले डर लग रहा था, तो मैंने फैकल्टी को टेलीग्राम पे मैसेज किया, मैंने बोला सर बहुत डर लग रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या करना चाहिए? उनका मैसेज आया मत डरो। मैंने बोला वाह, क्या जवाब दिया, ये तो मुझे समझिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि डरना नहीं चाहिए। तो ऐसी चीजें, तो आपको खुद को संभालना पड़ेगा बहुत बार, क्योंकि अगर आप मल्टीपल टाइम्स आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चीजें समझ नहीं आ रही है क्लियर, कोई आपको एक बार समझाएगा, 2 बार समझाएगा, 3 बार समझाएगा, उसके बाद आपको खुद को उठाना पड़ेगा कि यार मेहनत कर ले। तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही किया, या तो अपने सीनियर से पूछा या खुद को ही बोला कि भाई तेरे को ही करना है, हंस के कर, रो के कर, तेरा ही गेम है, तेरे को ही करना पड़ेगा। ओके। सो बहुत हो गई बातें, अब करते अचीवमेंट्स की बातें। जैसे कि आपका ऑल इंडिया रैंक आया है, तो सबसे पहले क्या आपको लगा था कि मैं ऑल इंडिया रैंक ला पाऊंगा? और अगर आया तो आपको किसने कॉल किया था, या फिर फैमिली का रिएक्शन कैसा था? ओके, तो ये स्टोरी ना बहुत बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब आईटीएसएम का पेपर चला गया, ठीक है, तो मुझे इतना पता ना गया भाई खत्म, अच्छा हो गया, क्लियर निकल जाएंगे। जब ये रिजल्ट आया हमारा ओल्ड कोर्स का मई 2018, तो रिजल्ट आया था रात के 8 बजे। जनरल टाइम पे नहीं आया था कि सुबह आएगा या 2 बजे आएगा, तो रिजल्ट 2 बजे नहीं आया। तो यार लगा रिजल्ट क्यों नहीं आया, 3 बजे नहीं आया, 4 बजे नहीं आया, 6 बजे वो जो नोटिफिकेशन आती है ना कि इतने परसेंट बच्चे पास हो गए, ये हो गए, वो गए, तो वो आउट हो गया था। तो मैंने देखा 1.06% बोथ ग्रुप वाले। मैंने बोला भाई
ITSM गया, रह गया, मैं नहीं हो रहा। फिर अचानक मैं दोस्त के घर पे था, मैं दिल्ली में ही था, मैं घर पे नहीं था, मैं दोस्त के घर पे था। तो 8 बजे के आस-पास वो कुछ खाने के लिए लेने गया कि भाई सुबह से तूने कुछ खाया नहीं, कुछ लेके आते हैं। 8 बजे के बाद अचानक नोटिफ़िकेशन आई, मतलब ग्रुप पे आने लगे कि रिज़ल्ट आउट हो गया। तो मैंने 8 बजे पता नहीं क्यों, पता नहीं किस किस वो कहते हैं ना किस चौड़ में, दिल्ली में बोला जाता है किस चौड़ में, मैंने सीधी मेरिट लिस्ट खोली। मैं रैंक वो रिज़ल्ट बाद में देखा जाएगा। मैं पहले मेरिट लिस्ट खोली, नंबर-वंबर डाला और वो लिस्ट धीरे-धीरे खुलने लगी। मैंने बोला भाई कुछ कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। और वो लिस्ट खुली, लिखा था AIR 30। मेरा दोस्त उतनी देर में सामने से खाना लेके आया। मैंने बोला भाई रैंक 30, फ़ोन फेंका उसने, खाना फेंका, हम गले-वले मिले। उसके बाद घर पे फ़ोन किया और घर पे फ़ोन किया, घर वाले बोला मार्क्स कितने आए? मैंने बोला अरे वो तो देखा ही नहीं। फिर उसके बाद रिज़ल्ट खोला था, वो रिज़ल्ट खुले नहीं, साइट हैंग हो गई। तो मैंने अपनी रैंक देखी थी 8 बजे, रिज़ल्ट देखा रात के 12 बजे। तो रैंक पे ही पूरी एन्जॉयमेंट चल रही थी, भाई रैंक आ गया, मार्क्स कितने भी आए हों, मार्क्स भले ही पासिंग मार्क्स है, रैंक आ गई ना, लोग रैंक ही पूछेंगे, मार्क्स कोई नहीं पूछने वाला। तो सिमिलरली तो 8 बजे वो हुआ, उसके बाद फ़ोन कॉल आए, दोस्तों को फ़ोन किया, इधर किया, उधर किया, जो ITOC ग्रुप में था उसमें डाल दिया रैंक आ गई, वहाँ से फ़ोन आने लगे क्योंकि वहाँ किसी की रैंक बनी नहीं थी, अपनी रैंक थी। इनफैक्ट अच्छा, ये एक किस्सा बहुत कम लोगों को पता होगा, जब मैं KPMG में आर्टिकलशिप के लिए गया और जो हमारी पूरी बैच थी, उस पूरी 60 स्टूडेंट्स की बैच में आई वाज़ द ओनली रैंक होल्डर। लोगों को लगता है सिर्फ रैंक वालों को लेते हैं KPMG वाले, सिर्फ मैं अकेला रैंक वाला था। बाकी वहाँ पे न्यू नए कोर्स वाले थे, जिन्होंने सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर किया है। 1-2 रेफरेंस वाले थे, जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स में क्लियर किया, लेकिन उनकी पार्टनर लेवल की रेफरेंस थी, तो वो आए हुए थे। वो भी था, लेकिन रैंक वाला मैं अकेला था। तो अगर किसी को लगता है कि सिर्फ रैंक वालों को लेते हैं बिग फोर्स में, तो ऐसा नहीं है भाई, मैं अकेला ही रैंक वाला था। तो ये भी चीज़ है। तो दोस्तों से उस रात फिर बात हुई, मस्ती-वस्ती हुई। फिर जो खाना 8 बजे आया था, हमने वो खाना 1 बजे खाया, ठंडा खाना, लेकिन फिर भी खाया-पिया, ऐश करा, तो वो रात वैसी कटी हमारी तो। वो दिन एक ऐसा दिन होगा जो आप कभी अभी लाइफ में ऐसा डाउनफॉल या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा अपसेट है तो याद करके बहुत ज्यादा खुशी होती होगी कि वो मेरी अब तक की सबसे बिगेस्ट अचीवमेंट थी। मेरे को अब भी एग्ज़ैक्टली सारी चीज़ें याद है। 29 जुलाई 2018 8 बज के 1 मिनट पे डॉट मैंने वो रिज़ल्ट देखा, तो मैंने वो चीज़ लिखी भी हुई है। उस मोमेंट के अलावा अभी तक कोई ऐसा मैंने मोमेंट देखा नहीं है, और जो था वो था शानदार वाला। हाँ। हुँ, हुँ। आपकी आर्टिकलशिप जर्नी जैसे आप इंटर पास हुए तो आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया होगा तो आपने डायरेक्टली मिड फॉर्म में अप्लाई किया था या फिर बिग फोर में आप ज्वाइन करना चाहते थे चलो ऐसा? मैं आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं मारवाड़ी फैमिली से हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था बिग फोर क्या होता है। मैं जब आईटीओसी करने गया था तब मुझे लगा बिग फोर एक कंपनी का नाम है, बिग फोर ऐसा कुछ होगा। वो तो आईटीओसी में जाके मुझे समझ में आया बिग फोर ऐसी। मैंने बिग फोर का नाम अपनी जब सीए इंटर की क्लासेस ले रहा था तब भी सुना था। तब किसी ने ये नहीं बताया ना कि बिग फोर 4 कंपनियाँ होती हैं। टीचर्स भी बोलते थे आपको बिग फोर में जाना है, बिग फोर में जाना है। मैंने बोला होगा कोई कंपनी बिग फोर करके। आईटीओसी में समझ में आया कि ये 4 बड़ी ऐसी फर्म्स हैं और ये है, वो है, और इनमें ऐसे अप्लाई होता है। और जैसा सबको पता चलता है, मुझे भी वही पता था कि रैंकर्स को ही लिया जाता है। तो रैंक जब आई, तो उसके बाद मैंने बोला कि यार रैंक आई तो बिग फोर्स में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये भी था कि यार बिग फोर में मिले, नहीं मिले, क्या हो, कैसा नहीं हो। तो मैंने सारी बिग फोर्स में अप्लाई किया, और उस टाइम पे इंस्टाग्राम या लिंक्डइन नहीं था, फेसबुक बहुत ज़्यादा चलता था। तो फेसबुक पे मैंने ढूँढा दिल्ली में किस-किस ने आर्टिकलशिप डाली हुई है। आप यकीन मानो मैंने 2-3 मीडियोकर फर्म्स में भी आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया और इंटरव्यू दे के आया। वहाँ इंटरव्यू ऐसा था, उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, फिर पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं, वो तो उन्होंने देखा। मैंने बोला रैंक बनी है। उन्होंने सीधा 5 मिनट बाद बोला ठीक है आप कल से जॉइन कर सकते हैं। तो मैंने जो सीनियर्स थे, जो मेरा दोस्त है विशाल जिसकी मैंने बात करी थी, उसकी दीदी भी सीए कर रही थी। तो मैंने उनसे बोला दीदी ऐसे-ऐसे है, वो बोल रहे कल से ही जॉइन कर लो। बोलती बिल्कुल मत जाना। जो तेरे को तुरंत कल से रख रही है, मतलब उसको पता है कि तू बहुत अच्छा है और वहाँ पे वो तेरे को तुरंत रख सकते हैं। तो वेट कर, बिग 4 में अप्लाई कर। तो जिस दोस्त के घर पे मैंने रिज़ल्ट खोला था ना, वो उसकी पीजी में रह रहा था। तो जब हल्ला हुआ, तो सामने वाले ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ? तो उसने बताया मेरे दोस्त की ऐसे रैंक बनी है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि यार मैं तेरा बिग 4 में अप्लाई करवा सकता हूँ, मेरा एक फ्रेंड काम करता है। तो उन्होंने वहाँ से केपीएमजी में रेफरल दिलवाया। तब तक मैं जानता भी नहीं था। उन्होंने केपीएमजी में रेफरल डलवाया, वहाँ से मेरे को केपीएमजी की कॉल आई, मेरे सेट ऑफ इंटरव्यूज़ हुए और इंटरव्यूज़ होने के बाद क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें हुई, मैंने बोला यार रैंक आने के बाद चीज़ें अपने आप आने लग गई। वो बंदा अपने आप चल के आया,
उसने रेफरल भी खुद ही डाला मेरा। मेरे को तो ये भी नहीं पता था किसको रेफर करूँ, कैसे करवाऊँ, क्या नहीं करवाऊँ। तो वो चल के आया, उसने रेफर करवाया, मेरा इंटरव्यू हुआ, सिलेक्शन हुआ, डन हो गया, सब कुछ हो गया। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे ये लगा कि अब जो चीज़ है, अब क्योंकि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम वगैरह सारी चीज़ें हैं और जैसे आप लोगों को जैसा प्लेटफ़ॉर्म्स है, तो सर इंटर के साथ-साथ ही आपको कनेक्शंस बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे। जब आप कनेक्शंस बनाओगे ना, तो आपकी आगे आने वाली जर्नीज़ बहुत ईज़ी होती है। तो हाँ, बिग 4 के बारे में सोचा था, जाना है बट ऐसा प्रिटी मच श्योर नहीं था। जो भी चीज़ें हुई वो अपने आप रैंक के बाद आती चली गई, एक पे एक और होता चला गया सब कुछ। एक्चुअल वर्क एक्सपोज़र कैसा रहा? लाइक ऑडिट, टैक्सेशन, कंसल्टिंग क्या-क्या सीखने को मिला? और कितना प्रैक्टिकल लर्निंग हुआ वर्सेस रूटीन टास्क क्या रहते थे? प्लीज़ वो बताएँ। कुछ मैं लिटरली आप लोगों को बताऊँ, जो भी ये वीडियो भी देखेंगे ना, वो पक्का ये सोचने वाले हैं कि बंदा फेंक रहा है। क्योंकि 2018 जो मेरा टाइम था, भाई वो क्या ही टाइम था, चीज़ें अपने आप हो रही थी। मैं केपीएमजी में सिलेक्शन हुआ, केपीएमजी में सिलेक्शन होने के बाद जो बिग 4 से है उनको एक वर्ड पता होगा, सेकॉन्डमेंट होता है, जिसमें आपको दूसरी टीम्स में भेजा जाता है। मेरा पहला ही क्लाइंट, आप लोगों ने अगर एक्शन शूज़ के बारे में नाम सुना होगा, बचपन में हम स्कूल के जूते पहनते थे एक्शन के। यस। एक्शन का स्कूल टाइम ऐसा करके वो ऐड आती थी। तो सर मेरा पहला ही क्लाइंट एडवाइजरी का मिल गया। मैं ऑडिट में सेलेक्ट हुआ था। मेरे को एडवाइजरी में भेज देगा, जो बोलते हैं ना मैनेजमेंट कंसल्टिंग करके। तो केपीएमजी का एक एडवाइजरी भी है, वो है 4th फ्लोर पे। तो मुझे उस टीम में जगह मिल गई। 3 महीने के लिए, पहला 3 महीने का कोई प्रोजेक्ट था। और वहाँ पे हमारा काम था कि हमें एक्शन कंपनी की सेल को 200 करोड़ रुपए से बढ़ा के देना था। मैंने बोला ओ भाई साहब, क्या काम है ये तो। तो वो काम था, उसमें हमें, आप ये समझो लिटरली एक्शन कंपनी का मालिक सामने बैठा हुआ है। मैं मतलब मेरे सामने नहीं, वो टीम के सामने बैठा हूँ, बट मैं भी वहाँ पे बैठा हूँ। और मेरे को लग रहा है भाई, वो बंदा अभी जैगुआर से उतरा है, यहाँ पोर्श पोर्श थी उसके पास। वो पोर्श से उतरा है, मेरे सामने बैठा है, मैं छोटा-सा बच्चा बैठा हूँ। ये क्या हो रहा है मेरी दुनिया में? तो एडवाइजरी का सबसे पहला क्लाइंट था और वो सारे एमबीएस थे। तो जो सब लोगों का सबसे बड़ा डर होता है कि यार हमारा सीए का जो सीनियर है वो अच्छे से सिखाएगा नहीं, डराएगा, ये वो करवाएगा, एक्सप्लॉइट करेगा। क्योंकि मुझे सब एमबीएस मिले थे, उन्होंने कभी सीए के साथ डील नहीं किया, खासकर इंटर्न्स के साथ। तो उनको ये लगा कि यार ये इंटर्न नया बच्चा है, इसको प्यार से रखना है। तो 3 महीने मुझे प्यार से रखा गया कि तू डर मत, हम सिखा देंगे तेरे को, तू घबरा। मुझे एक्सेल, आप लिटरली मानो, मुझे हाथ पकड़ के एक्सेल उन्होंने सिखाया कि यार ऐसे करना होता है, ऐसे करना होता है। उन्होंने ये बताया कि क्लाइंट आएगा ना, तो वो ऐसे-ऐसे भी मीटिंग में बात होगी, तू ज़्यादा बोलना मत, हम तेरे को बाद में सिखा देंगे। तो वो भी चीज़ें उन्होंने सिखाई। तो मेरे को पहला क्लाइंट जब अच्छा मिल गया, सीनियर अच्छे मिल गए, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई। पहले क्लाइंट पे मैंने परफॉर्म भी बहुत अच्छा करके दिया उनको, क्योंकि वो अच्छे से सिखा रहे थे, तो मुझे बस उनके इंस्ट्रक्शन फॉलो करने थे, मैंने अच्छे से फॉलो किया। उस क्लाइंट की वजह से मुझे दूसरा क्लाइंट ऑडिट का मिला, जो मिला आउट ऑफ इंडिया। भले ही नेपाल मिला, भले ही नेपाल मिला, लेकिन आउट ऑफ इंडिया तो मिला। तो मुझे आउट ऑफ इंडिया का क्लाइंट मिला। हम 1 महीने, आपने अगर रेड क्रॉस सोसाइटी का नाम सुना होगा, जो यस। फ्लड्स के टाइम पे, अर्थक्वेक के टाइम पे, तो नेपाल में अर्थक्वेक आया था। तो उसके लिए फंड्स मिले थे रेड क्रॉस सोसाइटी को, तो उसकी ऑडिट वगैरह कुछ थी। तो उसके लिए 1 महीना हमें भेजा गया ऑडिट पे। तो एक सीनियर था और मैं एक जूनियर था। हम 2 लोगों को भेजा गया। तो आप ये सोचो, एक 3 स्टार या पता नहीं, हाँ, 3 स्टार होटल था। आप ये समझो हमने 1 महीने में कितने का बिल बिठाया होगा? हम 2 ही लोग थे। एक्सपेक्ट अमाउंट अगर आप लोगों से पूछूँ 1 महीने में, 30,000 अकोमोडेशन के साथ में ना, एकोमोडेशन के साथ। 30-40,000। हम लोगों 50,000 हम लोगों ने 1 महीने में 5 लाख का बिल बिठाया था उनको। एक 1 महीने में 5 लाख का बिल। मतलब अन अंधा, मतलब जो कहते हैं ना, मैं सुबह अगर, क्या अभी क्या होता है, अगर आप लोगों की रात में 2 बजे नींद खुल जाए, खाँसी आ रही है, नींद खुल गई, क्या करोगे? उठोगे, पानी पियोगे, सो जाओगे। मेरी नींद खुली, हेलो, एक चॉकलेट शेक भेज दो और एक सैंडविच भेज दो। भाई साहब, जो पार्टियाँ हुई हैं, जो पार्टियाँ हुई हैं। शाम में, पहले हफ्ते के बाद, मैं जब शाम में स्टेयर से ऊपर आ रहा हूँ, तो हमारा जो वो मेस होता था, मतलब जो उनका रेस्टोरेंट है, वो नीचे होता था ग्राउंड फ्लोर पे। तो उनको पता चल गया था और मैं बस उनको बोलता था, वो समझ जाते थे, हाँ सर, आपका एक सैंडविच, एक शेक और एक चाय-वाय, ये सब आ जाएगी। तो भाई साहब हमने खूब खाया, खूब बहुत ज़्यादा खाया। उस टाइम पे मैं नॉन-वेज खाता था, अब नहीं खाता। मैंने 1 महीने तीनों टाइम सिर्फ नॉन-वेज खाया, सिर्फ नॉन-वेज। और भाई साहब वो जो ज़िंदगी थी, तो वहाँ से ऑडिट सीखा। और इन पहले
2 क्लाइंट्स इतने अच्छे मिलने की वजह से मेरी रेटिंग फर्स्ट ईयर में, मैं ओनली इंटर्न था जिसकी रेटिंग 2 स्टार की हो गई। 5 स्टार सबसे कम होता है, 5, 4, 3, 2, 1, 1 किसी को नहीं मिलता। 2 ही मिलता है सबको, मतलब जिनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, मतलब पार्टनर्स को भी 2 मिलते हैं, तो मेरे को 2 मिली। तो केपीएमजी में सिस्टम था, पहले साल 15,000, दूसरे साल 20,000, तीसरे साल 25,000। क्योंकि मेरे को 2 स्टार रेटिंग थी, तो 20,000 से मेरी इंक्रीमेंट हो गई, बाकियों को 20 मिल रहा था, मेरे को 22.5 मिलने लग गया। मैंने बोला भाई साहब ये क्या ही साल है, इस साल तो जो कर रहा हूँ वो होता चला जा रहा है। तो वहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई। उसके बाद एवरेज ऑडिट्स मिले, मतलब एवरेज मतलब सीनियर तगड़े मिले मेरे को, डाँटने वाले भी मिले, ऑडिट भी सीखा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग पे गोल्डमैन भी गया। गोल्डमैन में भी ऐसा हुआ कि जो हमारा क्लाइंट जो था, हमारी टीम थी, तो उसमें एमबीए ज्यादा थे, 2 सीए थे, बाकी एमबीए की टीम थी वो वहाँ पे। और मेरा मैनेजर बहुत अच्छा था, बहुत ही ज्यादा अच्छा था, किस्मत बहुत अच्छी थी, मैनेजर बहुत अच्छा मिला। उसने भी चीजें सिखाई। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बोलूंगा, कुछ लोगों को जलन हो गई इस चीज पे। एक बार मुझसे एक गलती हो गई, कुछ अमाउंट फिगर की गलती हो गई, और वो रिपोर्ट जा चुकी थी। तो मैंने बोला कि कौशिक कैसे ऐसे गलती हो गई, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मेरा नाम डाल देना। बोले ना कौशिक ने मिसप्रिंट कर दिया था। मैंने बोला भाई साहब कौन करता है ऐसा। मैंने बोला ये बंदा बोल रहा है कि मेरा नाम डाल दे, क्योंकि कौशिक मैनेजर को तो डांटेंगे नहीं, और मेरे को डांट सकते थे। तो वहां से चीजें जब मैंने सीखी, बहुत समझ में आया, और वहां से चीजें समझ में आई कि आप जितना अच्छा बन के चलोगे, ट्रीट करके चलोगे, क्योंकि मैंने कुछ थोड़े बेकार सीएस के साथ भी काम किया, जो टीम अच्छी नहीं थी, जो बहुत बुरी तरीके से डांटते थे। मैंने अच्छों के साथ भी काम किया, और मेरे को समझ में आया मेरा आउटपुट तब ज्यादा अच्छा निकला जब मेरा सीनियर बहुत अच्छा था। तो वहां से चीजें समझ में आई कि जब प्रैक्टिस पे भी कभी कोई हो, या अपने अंडर आर्टिकल्स को वर्क कराओ, तो अगर आप अच्छे हो गए ना, तो आपके आर्टिकल्स का वर्क बहुत अच्छा निकल के आएगा। तो मैंने अपने पूरे टाइम पीरियड में एडवाइजरी भी करी, ऑडिट का भी काम देखा, फाइनेंस भी देखा, बजटिंग भी देखी, एफपीए ने भी किया। बहुत ही वो संजू बोलते हैं ना, संजू मूवी में ऊपर से नीचे तक जर्नी थी। मेरी भी बड़ी 5 स्टार सी जर्नी रही, सारी चीजें देखी हैं, सब चीजें करी हैं, और एट द एंड फाइनली टीचिंग में आ गया। ले भाई। सर जैसे आप ऑडिट्स के लिए बाहर जाते थे या फिर आपका ऑडिट में मोस्टली यही होता है कि हम बाहर जा रहे होते हैं, तो आपने क्लासेस और आपका जो स्टडी था फाइनल्स का वो कैसे कंप्लीट किया? बिकॉज वो मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आर्टिकलशिप के साथ में। तो अभी देखो, जब क्लासेस की जब हमारी टाइम आया ना, उस टाइम पे एक चीज अच्छी हो गई थी कि पेन ड्राइव क्लासेस लॉन्च हो गई थी। तो मैंने पेन ड्राइव क्लासेस लेना स्टार्ट किया था। तो पेन ड्राइव क्लासेस में क्या होता था, ये चीज मैंने भी फॉलो करी, और मेरा भाई अभी सीए में, वो भी यही फॉलो करता है। जब पेन ड्राइव क्लासेस आ गई, तो मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं है कि अब मेरे को एक स्ट्रेच पे देखना है। तो मैं एक दिन में 3 घंटे का ही लेक्चर देखता था, लेकिन 1.5 घंटे सुबह देख के चला गया, और 1.5 घंटे शाम में आके मैंने देख लिया। तो मैंने अपने 3 घंटे के लेक्चर को भी 2 पार्ट में तोड़ दिया था, कि यार सुबह अगर मान लो मेरा 10 बजे का ऑफिस है, तो मैं सुबह जल्दी उठ के 1.5 घंटे तो देख ही सकता हूँ लेक्चर। 1.5 घंटे सुबह देखा, 1.5 घंटे शाम में देखा, शाम में उसको रिवाइज भी कर दिया, और रिवाइज करके रख दिया। संडेज को और सैटरडे को क्योंकि टाइम अच्छा होता था, तो वहाँ पे मैं अपनी स्टडीज़ जो पूरे वीक की थी, उनको और अच्छे से कवर अप कर लेता था। तो ऐसे मैंने अपने शेड्यूल को ब्रेक डाउन किया था। Okay. सर अभी जो आर्टिकलशिप्स का टाइमिंग होता है ना वो थोड़ा हेक्टिक होता है, मतलब 10:30 टू 7:30, और मोस्ट ऑफ द टाइम 7:30 कभी छूटते नहीं है। हुँ, 8:30 मोस्टली तो लेट हो ही जाता है। तो वो जो बर्डन होता है वो कैसे हैंडल करना होता है? क्योंकि अभी जो मतलब ट्रेंड वगैरह चलता है उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैंडल नहीं कर पा रहे, कि देखो वर्कलोड होता है वो जब छूट जाते हैं ना आर्टिकलशिप से, फिर भी उन्हीं चीजों में एंगेज होते हैं। देखो एक बात ना समझनी पड़ेगी, कि आप हो, मैं हूँ, या दुनिया में कोई भी हो, सबको 24 घंटे मिलेगा। आगे वही जाएगा जो इस 24 घंटे को अच्छे से यूज़ कर लेगा, ठीक है? तो सबसे सही बात ये है कि आपको अपनी 24 आवर्स को ब्रेक डाउन करके रखना है। आपको जैसे पता है कि हमारे पास ना, सबको सीए में तो सबको पता होता है एबीसी करके, एबीसी क्राइटेरिया। हमने पढ़ा भी होता है। तो सर, अब जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हो, आपके लिए हमेशा ए रहने वाला है आपका आर्टिकलशिप का पीरियड, टाइम पीरियड, कि यार इतने घंटे तो मेरे को यहाँ पे डेडिकेट करना ही करना है। तो आप अपना जब दिन बनाओ, दिन का टाइम टेबल बनाओ, तो आर्टिकलशिप का टाइम और अपने सोने का टाइम, इन 2 टाइम को अलग करके ही देखो कि मेरे पास कितने घंटे बच रहे हैं, और कहाँ बच रहे हैं। जैसे सुबह कितने घंटे बच रहे हैं, रात में कितने घंटे बच रहे हैं, और कैसे मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। उतने आवर्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करो। मान लिया मैंने आपका कि 10:30 बजे से लेके 7:30 नहीं, 9 बजे तक का ही आपका टाइम टेबल है, ठीक है? 9 बजे थके हारे मैं घर तक पहुँच जाता हूँ, ठीक है? अब क्योंकि सुबह 10:30 बजे का ऑफिस है, तो मैं सुबह 9 बजे से भी तैयार होना स्टार्ट कर सकता हूँ। दैट मीन्स अगर मैं 9 बजे से भी तैयार होना स्टार्ट हूँ,
और मैं 6:30 बजे भी उठूँ, तो मेरे पास इफेक्टिवली 2 ढाई घंटे सुबह मिल जाते हैं मेरे को पढ़ने के लिए। और जब आप रात में 9 बजे आ गए, आप 9 बजे आ गए सर, आराम से रेस्ट करो, खाना-पीना खाओ, थोड़ी बातचीत करो, सब कुछ करके 10:30 11 तक भी अगर आप बेड पे पहुँचते हो, स्टिल आप आराम से 1 से डेढ़ घंटा स्टडीज़ का निकाल सकते हो कि यार मैं 12 साढ़े 12 भी सोया, तो 12:30 से 6:30 6 घंटे की नींद मेरे को मिल रही है अपनी कवर अप करने के लिए। सर एक बात तो है, सी में आपको ये 7-8 घंटे वाली नींद तो बहुत कम मिलने के चांसेस हैं। हाँ, इनको आप संडेज़ को पूरा कर सकते हो। संडे को ज़्यादा सो लिया मैंने, सैटरडे को ऑफ मिल रही है तो सैटरडे को ज़्यादा सो लिया, मैं भी करता था। सैटरडे संडे जब ऑफ होते थे मैं दिन के 1-1 बजे तक उठता था। तो नींद आप यहाँ कवर अप कर सकते हो और बाकी टाइम पे अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हो। ओके। सर एक लर्निंग जो आपको आर्टिकलशिप के 3 साल में मिली, जो अगर हम कितना भी बुक्स वगैरह पढ़ ले वो नहीं मिल सकती, प्रैक्टिकल नॉलेज वाली बात, वो एक चीज क्या होगी? अ, टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको सीए जर्नी के अंदर ही मिल सकती है। एक सीए से एक्सपेक्ट किया जाता है बेटा तू काम भी करेगा, बेटा तू पढ़ाई भी पूरी करेगा, तू क्लास भी करेगा, तू मार्क्स भी अच्छे लेके आएगा, तू पहले अटेम्प्ट में भी क्लियर करेगा और ये सारी चीज़ें विदिन द टाइम पीरियड तेरे को कवर अप करनी पड़ेंगी। अब आप फाइनल्स का अटेम्प्ट भी देख रहे होंगे, इतने लंबे-लंबे क्वेश्चन्स आते हैं और वो भी 3 घंटे में कवर अप नहीं कर पाते हो आप लोग। तो यहाँ भी कवर अप करने के लिए स्टूडेंट पहले से अपना टाइम मैनेज करके चलता है। तो जो टाइम मैनेजमेंट आप लोगों को क्या लगता है? मेरी जो अभी सीए की जो मैं पढ़ाता हूँ, मेरे पास भी 24 घंटे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है करने को। लेकिन वो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे काम आता है। मेरी एक डायरी रहती है जिसमें मुझे पता होता है भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, टिक करता हुआ चलता हूँ। एट द एंड कुछ चीज़ें छूट जाती है पूरे दिन में कि यार इस बच्चे से कॉल पे बात करनी थी, नहीं हो पाया, इसको ये करना था, नहीं कर पाया, जाके मिल के आना था, किसी से नहीं मिल पाया, रह गई, ठीक है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा सीखने को मिल जाएगा। ओके। तो जैसे आपने डिसाइड किया कि अब मैं टीचिंग स्टार्ट करूंगा, तो आप मार्केट में नए एंटर हुए, तो क्या चैलेंजेस थे? एज आपको प्रेशर, आप स्टार्ट कर रहे थे टीचिंग में भी, तो स्टूडेंट्स को एक्वायर करना भी एक बहुत बड़ा इसमें ही होता है, तो कैसा आपका वो था फेज? तो एक जो प्रॉब्लम हुई शुरू में और अभी भी है, वो प्रॉब्लम मैं लिटरली बोलूँगा अभी भी है। मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स मेरा लेक्चर देखते हैं और लेक्चर उनको बहुत पसंद आता है। ये स्पेशली बात है रेगुलर बैच की, एग्ज़ाम ओरिएंटेड में तो अब स्टूडेंट समझ जाते हैं। रेगुलर बैच के अंदर स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर्स देखते हैं, फिर पुराने फैकल्टीज़ के लेक्चर देखते हैं। बोलते हैं हमने कहा सर आपका लेक्चर पसंद आया, लेकिन आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हो? मैंने बोला भाई मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। फिर पता चलता है कि उन्होंने किसी और के लेक्चर्स लिए बिकॉज़ वो पुरानी फैकल्टीज़ हैं। तो बच्चे को साथ अभी भी ये है कि सर बच्चे ओल्ड फैकल्टीज को नाम से ट्रस्ट करते हैं। तो ये बहुत प्रॉब्लम स्टार्टिंग के ईयर्स में फेस करनी पड़ती है कि बच्चे इसलिए लेक्चर्स नहीं लेते कि उनको लगता है यार ठीक है, हो सकता है डेमो में अच्छा पढ़ा रहा हो, आगे जाके खराब कर दे चीज़ों को। पुरानी फैकल्टी का नाम तो होगा, फिर वो अलग बात है बच्चा आता है वापस कि सर आपका लेक्चर देखा था, नहीं पहले नहीं क्लियर हुआ वहाँ पे तो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बैच लेनी है। तो अभी हमारा रिपीटर्स मार्केट अच्छा है क्योंकि बच्चा हमारे पास आता है। अब जैसे श्रेया ने मेरी बुक्स देखी, उन्होंने रिकमेंड किया, तो स्टूडेंट्स तक बात तब पहुँचेगी जब वो रिकमेंडेशन लेवल जाए। उन टीचर्स ने वो फेज़ अपना फेस कर लिया है। उनके साथ वो चीज़ हो चुकी है कि अब उनके स्टूडेंट्स फाइनल्स में हैं, तो वो जूनियर्स को रिकमेंड करते हैं। तो अब जब मेरे स्टूडेंट्स फाइनल में होंगे और वो रिकमेंड करेंगे, तब वो चीज़ मेरे पे अप्लाई होगी। तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को ट्रस्ट दिलाने में। क्योंकि एक बात अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे लोग, कोई भी कैमरा लेके आपको सब्जेक्ट पढ़ा सकते हो और आप कवर अप कर सकते हो। तो बच्चों को ये चीज़ समझाना कि नहीं यार मैं लेजिटिमेट मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि फाइनल के बच्चे के पास ना 3 साल का टाइम होता है। वो फिर भी बाकी टीचर्स के डेमो देखेगा, ये करेगा, एनालाइज़ करेगा। इंटर के बच्चे के पास 9 महीने का ही टाइम होता है। वो एक बार श्योर डिसीजन लेगा अपने सीनियर से पूछ के, उसके बाद खत्म। फाइनल्स में भी आप आए आपने देखा होगा, आपने बहुत सारे फैकल्टीज़ एनालाइज़ करके लिया होगा कि यार इनका भी डेमो देखते हैं, उनका भी देखते हैं, इनका भी देखते हैं, तब फाइनली लेते हैं। इंटरमीडिएट में ऐसा नहीं होता। जो उसके सीनियर ने बोला कि यार मैंने इससे पढ़ा था, इससे पढ़ के बच्चा उससे ले लेता है। तो ट्रस्ट का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचिंग अच्छी करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। तो जिस दिन ट्रस्ट का फैक्टर बन गया, वो चीज़ें आगे बढ़ जाएँगी अपने आप। ओके। सो अभी सर आप इतने सालों से पढ़ा रहे हो, आपके बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हो चुके हैं, तो कभी आपको ऐसी वो बाहुबली वाली फीलिंग आई कि नहीं, मैं ही हूँ और ये मेरी प्रजा है? जब मेरे को एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब दिल से बहुत मज़ा आता है। अगर मैंने कोई बड़ा टॉपिक या भारी टॉपिक समझाया और मेरी आदत है मैं पूछता हूँ, भाई समझ में आया? अगर किसी 2-3 बच्चों ने कमेंट कर दिया, सर अब जाके समझ में आया ऐसा क्यों होता है?
तब लगता है ये मेरा गाँव है और मैं इस गाँव का जयकार शुक्र है। तो ये फीलिंग तब आती है कि हाँ यार, अब इनको समझ में आया। और लिटरली बता दूँ, मेरा सबसे फ़ेवरेट मैं खाना खा लूँ, तब भी वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जब जब वो बच्चा बोलता है ना कि अब जाके समझ में आया। तो जो सैटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो कहीं और नहीं मिलती, क्योंकि मेन एम एक ही है, उसको समझ में आना चाहिए। दैट्स इट बस। एक तो मैंने आप लोगों को बताया था, मैंने फाउंडेशन के टाइम पे दोस्तों को पढ़ाया था, बट वो मेरे दोस्त थे, तो वो ऑफिशियल ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पे जब पहली बार मैं फास्ट पे आया ऑफिशियली, तो स्टार्टिंग में तो मैंने डिवीजन वीडियोस डाले, बट हमारे फास्ट पे जहाँ पे मैं था वहाँ ऑफलाइन क्लासेस फाउंडेशन की चलती थी। तो मैं क्यों सीए फाउंडेशन अकाउंट्स में आया, तो वहाँ के अकाउंट्स के फैकल्टी छोड़ के चले गए किसी रीजन से, जो भी XYZ रीजन होगा। तो बच्चों ने रिकमेंड किया कि बच्चों ने खुद बोला कि हमें अकाउंट्स पढ़ना है, अब हमारा एग्जाम क्लोज है। तो सर ने अचानक मेरे को ले जाके खड़ा कर दिया, सुबह फोन किया रात में कि यार सुबह तेरे को अकाउंट्स का लेक्चर लेना है, एक टॉपिक प्रिपेयर कर ले। मैंने बोला सर ऐसा तो आपने कुछ बोला ही नहीं। तो ने बोला कोई बात नहीं, फाउंडेशन का अकाउंट से तू पढ़ा लेगा ना, तू सीए तो कॉस्ट एफएम तो पढ़ा ही रहा है। तो मैंने बोला चलो ट्राई करके देखते हैं। तो एक टॉपिक हुआ करता था जो हमने हर जगह पढ़ा है, इन्वेंट्री फाउंडेशन में भी पढ़ा, इंटर में भी पढ़ा है, AS2 इंड AS2 से फाइनल में भी पढ़ा है। मैंने बोला ये टॉपिक कुछ अच्छा है, इसको मैं पिक कर सकता हूँ। तो वो मैंने सबसे पहले फेस किया था। सामने कुछ 36-37 स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। अब मैं जाके खड़ा हो गया, वो मुझे देखे मैं उन्हें देखूं। उस टाइम पे तो क्या, बियर्ड भी मेरी हल्की हल्की थी, तो उनको यही नहीं समझ में आया कि ये टीचर है। और फिर जाके मैंने बोलना स्टार्ट करा। उन्होंने शुरू में तो वो हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पढ़ाने लगा, जैसे जैसे मैंने अपने सीए फाइनल के नोट्स के तरीके से वो नोट बनाए और शॉर्टकट से लगाया, तब उनको समझ में आया यार ये तो कुछ बढ़िया पढ़ा रहे हैं। तो वहां पे उन लोगों ने वो चीज देखी। तब क्लास के एंड में मैंने पूछा कि चीजें समझ में आई, और शाम तक ये रिव्यू मेरे पास आ गया था कि बच्चों ने बोल दिया था सर को कि हम अकाउंट्स पढ़ेंगे तो इन्हीं से पढ़ेंगे, ये पुराने टीचर से अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ यार, यहाँ कुछ मैंने अच्छा कर दिया है। तो डर था, नर्वसनेस थी, लेकिन इतना पता था भाई, एक बात आप लोग समझ लो, ये मेरे साथ नहीं सबके साथ होगा। अगर आप खुद भी कहीं पब्लिक स्पीकिंग पे जा रहे हो या कुछ करने जा रहे हो या पढ़ाने ही जा रहे हो, और आपको टॉपिक अच्छे से आता है ना, डर नहीं लगेगा। हमें आता है, ये तो मैं ऊपर से नीचे कहीं से कुछ भी पूछेगा कर दूंगा। और वो चीज अब मेरे साथ हो रही है। अब स्टूडेंट को कई बार ऐसा होता है कि मेरे को कल कोई सेशन या सेमिनार लेना है, या सर ने बोल दिया कि कुछ कोई टॉपिक लेना है, ऐसा लेना है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, फिर मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मैं जब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तब से लेके अभी तक मैंने अपनी ही कॉस्ट एफएम की बुक्स को 20 बार सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इतनी बार उनको पढ़ाया है बच्चों को, इतनी बार डिवीजन सेशन ये वो दिस दैट। तो मेरी बुक मैंने 20 बार सॉल्व कर ली है, तो वो कॉन्फिडेंस इतना आ गया है। तो पहली बार नर्वसनेस थी, डर था, लेकिन ये पता था भाई ये टॉपिक मुझे आता है, बच्चा इसमें नहीं फंसा पाएगा मुझे। तो ये वाला टॉपिक मुझे लगा था पहली बार में। सर अब आपको इतने साल का एक्सपीरियंस आ गया है टीचिंग में। आपका एक टीचिंग का फिलोसॉफी होता है कि अप्रोच होता है टूवर्ड्स स्टूडेंट्स की मैं ऐसे मेथड से पढ़ाऊंगा, तो आप कैसे अप्रोच करते हो बैच को या स्टूडेंट्स को? चीजें आना और चीजें पढ़ाने में बहुत फर्क है। मैं सिंपल एक एक ही अप्रोच फॉलो करता हूँ कि भाई अगर कोई मुझे समझा रहा होता, मैं क्या चाहता कि वो कैसे समझाए मुझे ये चीज़, सो दैट मुझे ये समझ में आ जाए। मेरा एक ही एम होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, किस तरीके से बोल रहा हूँ, चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। अगर मेरा काम है कोई रेशियो आपको समझाना, तो मैं ये नहीं बोलूँगा इसमें ये दिया है, कंपनी ये करती, वो करती। मैं घर का एग्ज़ाम्पल उठा दूँगा, मैं आपका और मेरा एग्ज़ाम्पल उठा लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। लेकिन उतनी चीज़ आपके दिमाग में जानी चाहिए, सो दैट जब आप क्लास से घर जाओ, तो आपको लगे कि हाँ यार, अमित भाई ये बोल के गया बंदा, ये चीज़ दिमाग में गई मेरे अंदर। तो ये करना होता है अपने को। तो मेरा बस सिंपल एक ही स्ट्रैटेजी है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब वो जैसे हो, वैसे कर लेंगे। इंडस्ट्री में अब सीए टीचिंग इंडस्ट्री में अब काफ़ी क्वाइट कंपटीशन आ चुका है। तो इसे आप कैसे परसीव करते हैं? आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? कंपटीशन से कैसे डील करेंगे आप? हाँ, ये कुछ काम का आया है। देखो, मैं इस मैं इस पे सिर्फ़ एक चीज़ कहना चाहूँगा। वो था ना, पता नहीं कौन, एक मीम था शायद, जिसमें ऐसा बोलते हैं, आई गेस यू ऑल वांटेड टू नो व्हाट विल आई डू इफ आई फेल, नाउ यू विल नॉट नो। तो ऐसा वाला है। मेरे को सिर्फ़ सिंपल एक चीज़ पता है कि भाई मेरे को मेरा काम करते रहना है। और प्लस बात रही कॉम्पिटिशन की, तो ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन है। तो मैं ये बता दूँ कि जब मैं अपना काम करता हूँ ना, आई स्टे कंसिस्टेंट इस चीज़ में कि यार मैं बेस्ट परफ़ॉर्म करूँ। तो मैं स्टूडेंट से ये भी पूछता रहता हूँ कि भाई आपको ये चीज़ तरीका अच्छा लगा? वो बोलता है नहीं सर, मैंने ये तरीका कहीं और देखा था,
वहां मुझे ये चीज ज्यादा अच्छी लगी, तो फिर मैं उस तरीके को देखता हूँ कि भाई वहां क्या चल रहा था, वहां क्या पढ़ा दिया उसने जो मैंने नहीं पढ़ाया। तो अगर आप बोलोगे ना कि अमित भाई इन शॉर्ट क्या है, तो अमित भाई बाकी जो भी है मार्केट में उन सबका बेस्ट वर्जन है। तो मैं सब में से कुछ ना कुछ चुरा के, कुछ ना कुछ उठा के, बना के बेस्ट वर्जन देने की कोशिश करता हूँ। तो जब तक ये रहेगा, चीजें चलती रहेंगी अपने आप। ओके सर, आगे कोई क्लासेस को लेके एक्सपांशन का आइडियाज है कि अभी नेक्स्ट ईयर में आपने कोई सोच रखा हो कि अभी नई बुक्स आएंगी या फिर नए कोर्सेज में लेके आऊंगा, ऐसा कुछ? जैसे मैंने प्लान किया है, बस 2-3 प्लान है मेरे। एक तो कमिंग प्लान ये है कि सीए इंटर कॉस्ट एफएमएसएन इसको इंग्लिश वर्जन पे लेके आना है। इंग्लिश है नहीं अवेलेबल अभी, या है तो आई एम नॉट श्योर, बहुत कम है। तो स्टूडेंट्स की मेरे पास डिमांड आती है कि सर आप इंग्लिश में भी एक बैच लेके आओ, कुछ तो लेके आओ। तो आई लाइक यार मैं एक करूंगा तो सही रिकॉर्ड। एक इसका प्लान है, और दूसरा है सीए फाउंडेशन अकाउंट्स ऑनलाइन लाने का, वो भी फेस टू फेस लेवल पे ही है, ऑनलाइन नहीं है। तो वंस मेरे को यहाँ से चीजों से टाइम मिले तो मैं उसको ऑनलाइन लेके आना चाहूंगा। अभी फ्यूचर प्लान्स एंड विजन्स की बात करते हैं, तो सर नेक्स्ट 5 से लेके 10 इयर्स का अमित शर्मा का गोल क्या-क्या है? लाइक क्या विज़न है आपका नेक्स्ट 10 सालों का? ये हुआ सवाल। सर तो देखो, मैं जब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाता हूँ उसमें पहला ही चैप्टर आता है विजन। तो विजन में मैंने बताया हुआ है बच्चों को, और मैं खुल के बोलता हूँ, विजन मेरा सिंपल है, टू बी द बेस्ट टीचर फॉर कॉस्ट एफएमएसएम इन एंटायर इंडिया। और मैं क्लास में भी बोलता हूँ बेस्ट नॉट इन द टर्म्स कि यार भाई सबसे ज्यादा अंधा पैसा छाप रहा है ना भाई। ऑल ओवर इंडिया में अगर बच्चा कॉस्ट एफएमएसएम पढ़ रहा है तो उसको पता है अमित भाई कौन है। या तो उसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं, या रिविजन देखे, कुछ भी देखे, पूरी इंडस्ट्री को पता है कि अमित भाई कौन है। अगर और वो बोलते हैं कॉस्ट एफएमएसएम लेना है तो अमित भाई से लेना है। एक बार तो ले, भले तू रिविजन ले, भले तू रेगुलर ले, भले तू एग्जाम ओरिएंटेड ले, इनसे पढ़ना तो है ही है। तो अगले 5 साल में ये है कि कॉस्ट एफएमएसएम का सिनोनिम बनना चाहिए अमित भाई। तो आई वांट टू बी द बेस्ट इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो बच्चे भी बोल सके कि भाई इस बंदे ने इतने बच्चे पढ़ाए हैं ना, कि इतने बच्चे तो किसी ने देखे भी नहीं होंगे। नॉट इन टर्म्स कि वो पैसा ही लेके पढ़े, भले ही रिविजन में पढ़े। अभी जैसे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर आपका रेशियो का रिविजन बहुत बढ़िया होता है, रेशियो का राजा बोलते हैं। अभी भी मेरी वीडियोस पे लास्ट में हर अटेम्प्ट में लाइव लेता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट की वीडियो पे 20,000 व्यूज है, तो मतलब लोगों ने देखे होंगे ना। उससे 1/4 भी कर लेते हैं, 5,000 लोगों ने तो देखे होगा ना। 20,000 व्यूज है तो 5,000 लोगों ने तो देखा होगा। लेट्स डू इट दैट वे। तो 5,000 तो जाने। तो ऐसे ही करके मुझे ऐसे कि पूरे स्टूडेंट्स मुझे जानने चाहिए। दिस इज व्हाट आई सी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ओके सर, जो स्टूडेंट्स अभी सीए फाउंडेशन में है, जस्ट अभी सीए के करियर में एंटर कर रही है, उनके लिए क्या आप एक एडवाइस देना चाहोगे? एक सिंपल एडवाइस है यार, सीए ना टफ नहीं है। सीए कोर्स टफ नहीं है, उसको बोला जाता है टफ, ठीक है। क्लियर करने वाला करेगा ही, फेल होने वाला होगा ही। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप दोनों में से कहाँ फॉल करना चाहते हो। सिंपल एक बात बस ध्यान रखना, खुद की पढ़ाई, खुद का टाइम, ये दोनों चीजें मैनेज रखना, इनको ए कैटेगरी में रखना, बाकी चीजें बी कैटेगरी में रखना। आप आराम से हर लेवल क्लियर करते हुए चले जाओगे। ये बस एक मिथ बनाया गया है कि सीए कोर्स बहुत भारी है, टफ है भाई। पर एक बात पता है, ये उन लोगों के लिए, भाई तुम इंजीनियरिंग खोलो, इंजीनियरिंग टफ नहीं है क्या? तुम हिस्ट्री खोल के देख लो, हिस्ट्री याद करना टफ नहीं है क्या? यूपीएससी कर लो, वो टफ नहीं, टफ सब कुछ है यार। हर एक स्टूडेंट की फील्ड के लिए सीएस भी टफ है भाई। मुझसे तो सीएस हो ही नहीं पाए, इतनी थ्योरी है, इतने लॉज है, मुझसे याद नहीं होता। मेरे तो सीए, मेरे लिए सीएस सीए से ज्यादा टफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे थ्योरी नहीं आती। तो मेरे लिए तो वो भी टफ है। तो एग्जैक्टली टफ सब कुछ है। आपको बस अपनी पढ़ाई पे, अपने टाइम मैनेजमेंट पे, इन दो चीजों पे, और एक पॉइंट, करेक्ट फैकल्टी सिलेक्शन पे। बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सीनियर्स की रिकमेंडेशन में, या डिस्काउंट वाले चक्कर में, या फिर सर ये तो बहुत सस्ती मिल रही है इसके चक्कर में ले लेते हैं, और बाद में रिग्रेट होता है। क्योंकि भाई सुनो, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना, तो वो लूप स्टार्ट हो जाएगा। अमित भाई क्वेश्चन नहीं बनते, एग्जाम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेता हूँ, नए क्वेश्चन नहीं बन पाते, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही, नई कंसेप्ट का क्वेश्चन आ गया, भारी क्वेश्चन आ गया, वो चलता रहेगा। तो जो फर्स्ट टाइम फैकल्टी सेलेक्ट करो ना, चूज करके, देख के, समझ के, डेमो देख के, कई बार बहुत अच्छे टीचर की भी आपके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठ पाएगी। तो डेमो देखो, सेलेक्ट करो, एनालाइज करो। इनफैक्ट अभी एक इंडस्ट्री में चला हुआ है कि AIR 1 ने जिससे क्लासेस ले लिए ना, हम भी उससे क्लासेस ले लेते हैं, AIR 1 आ जाएगी। तो भाई हर अटेम्प्ट में नया रैंकर बनता है, हर अटेम्प्ट में किसी ना किसी ने अलग से क्लास ली होती है, कितने से क्लास लेने जाओगे? फैकल्टीज को सेलेक्ट करो, खुद डेमो देखो, एनालाइज करो, उसके बाद सिलेक्शन पे जाओ। तो टाइम, क्लासेस और अपनी स्टडीज, इनको प्रायोरिटी पे रखो, बाकी सब चीजें अपने आप सेटल होने लग जाएंगी। तो सीए एजुकेशन में अगर कोई चीज़ आप चेंज करने चाहोगे तो क्या होगी वो? चेकिंग पैटर्न भाई,
चेकिंग पैटर्न आईसीआई का मैं पक्का चेंज करना चाहूंगा। लिटरली मेरे को सिंपल एक चीज है, देखो पता है बहुत बार स्टूडेंट्स की साइड पे तो मैं हमेशा हूँ, ठीक है। बहुत बार आईसीआई की साइड पे मैं कई बार समझ सकता हूँ, क्योंकि आप खुद सोचो, आप अगर मुझे 50 कॉपियाँ दोगे ना चेक करने के लिए और मॉडल सॉल्यूशन बगल में अवेलेबल है, हो सकता है एक जैसी आंसर पे मैं कभी 4 नंबर दे दूँ, किसी को 3 नंबर के दे दूँ। 1-2 नंबर के लिए समझा जाता है। लेकिन अभी जो आईसीआई की कॉपी चेकिंग है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लो लेवल पे है सर। उसे कुछ तो अपग्रेडेशन पे लेके आना पड़ेगा। अब बात ये भी है कि वो कॉपीज़ कैसे चेक करते हैं, वो भी नहीं बता रहे कि कैसे चेक हो रही है। प्लस अभी नेगेटिव मार्किंग का अलग हल्ला उठ गया है कि अब नेगेटिव मार्क्स भी देने लग गए, उस पे भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं डाला। तो बेस्ट जो मैं चेंज लाना चाहूंगा वो है कॉपीज चेकिंग पे मोर क्लैरिफिकेशन। आप स्टूडेंट्स को बताओ तो सही ऐसे हो रहा है, ऐसे मार्क्स चेक कर रहे हैं। प्लस एक जो हमेशा करते हैं, टिक कर दिया, नंबर नहीं दिया, उससे बच्चा और कंफ्यूज होता है। पर पता है एक्चुअली इसके पीछे का रीजन क्या है? आईसीआई ने ये बोला हुआ है, आप बच्चे को सही होने पे नंबर दोगे, ठीक है। अगर आपने गलत लिखा था तो उसके नंबर नहीं कटते। मैंने ये चीज अप्लाई करके दे रखी थी। फाइनल्स में जीटी का एक कैपिटल गेन निकालने का तरीका था। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं। मैंने दोनों तरीके से बना दिया। जो सही वाला था उस पर वो टिक करके आगे बढ़ गया, दूसरे वाले को टिक करके कुछ नहीं किया उसने। तो उनको जो कॉपी चेक करे वो क्या करेगा? मैच कर रहा है, चेक कर रहा है, मैच कर रहा है, चेक कर रहा है। उसको आपके दूसरे आंसर से फर्क ही नहीं पड़ा कि आपने क्या किया है। वो इधर चेक करेगा, आपने वही चीज लिखी है, चेक करेगा। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको 100 कॉपी चेक करने दूं और बगल में आपका सजेस्टेड आंसर दे दूं, आप 100 कॉपी पढ़ोगे थोड़ी। आप ये देखोगे, टिक करोगे, आगे बढ़ोगे, मार्क्स दोगे। तो वो काटते नहीं है, वो टिक करते हैं, आगे चले जाते हैं, क्योंकि उनको खुद उस टाइम पर वो खुद समझ नहीं आया देना चाहिए मार्क्स या नहीं देना चाहिए। तो एक चीज, कॉपी चेकिंग बहुत ज्यादा करेक्शन की डिमांड है, और ये मैं खुल के बोल सकता हूँ कि आईसीआई को कॉपी चेकिंग का पैटर्न इंप्रूव करना पड़ेगा। तो कोई ऐसी टिप जो आपने अपनी जर्नी में सीखी और आप विश करते थे कि आपको काश ये बात पहले पता होती? सी एक सी स्टूडेंट जो जॉब के साथ साथ अपनी स्टडीज मैनेज कर रहा है, वो सेम इक्विवेलेंट है टू दैट आर्टिकल जो आर्टिकलशिप के साथ अपनी स्टडीज को मैनेज कर रहा है। तो आपको सिंपल ये देखना चाहिए, अगेन अब क्योंकि आप जॉब कर रहे हो तो आपकी ए कैटेगरी पे आपकी जॉब रहने वाली है। उसके बाद का जो आपको टाइम बचता है, आपको उस टाइम को एलोकेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपका ऑफिस जल्दी हो तो आप सुबह नहीं, आप रात में पढ़ पाओगे। हो सकता है आपका ऑफिस 11 बजे स्टार्ट होता हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पड़ेगा। तो बचे हुए टाइम को डिवाइड करके पढ़ना, यही एक सिंपल सॉल्यूशन है। क्योंकि जॉब छोड़ी तो नहीं जा सकती, दैट इज अ कंपल्शन, वो तो करना ही पड़ेगा। तो बचे हुए टाइम को अपने को यूज करना पड़ेगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वेश्चन पार्ट्स। अभी हम थोड़ा फन पार्ट की तरफ मूव करते हैं। बहुत टाइम से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, सो अभी हम रैपिड फायर की तरफ जाते हैं। सर अभी रैपिड फायर राउंड शुरू करते हैं हम। तो सर आप मॉर्निंग पर्सन है या नाइट आउल? मैं नाइट आउट, मॉर्निंग बनने की कोशिश कर रहा हूँ बट नाइट आउट। जब टायर्ड हो जाते हो तो टी या कॉफी? चाय, हमेशा चाय। और इंदौर आके मैंने गुड़ वाली चाय पीना स्टार्ट किया है, तो चाय हमेशा। सर आईसीए मटेरियल या फिर प्राइवेट कोचिंग मटेरियल? प्राइवेट कोचिंग मटेरियल, क्योंकि आईसीए का मटेरियल आपका अच्छा है बट पहला अपडेटेड नहीं है, दूसरा प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन तरीके से जो सिस्टमैटिक होना चाहिए वो नहीं है। ओके, ग्रुप स्टडी या फिर सोलो प्रिपरेशन? ग्रुप स्टडी, क्योंकि मैंने ये चीज नोटिस करी है, मैंने सोलो भी करा है, ग्रुप भी पढ़ा है। सोलो में ना वो जो फैक्टर होता है ना कि यार पढ़ते पढ़ते दिमाग खराब हो जाता है, मोटिवेशन चला जाता है, वो हटाने के लिए ग्रुप स्टडीज बेटर। कि आप साथ में पढ़ रहे हो, बगल वाले को पढ़ते हुए देखा, 2 मिनट उससे बात करी, देखा आप वो भी तो पढ़ रहा है, चलो पढ़ने लग गए। ग्रुप स्टडीज बेटर। ओके। सर एक सब्जेक्ट सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो पढ़ाना? फर्स्ट एफ, ओके, कैलकुलेटर या मेंटल मैथ? मेंटल मैथ्स। बच्चे कैलकुलेट करते हैं, मेरे को दिमाग में वो बहुत अच्छा लगता है। 20 में 2 जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, इतना गया, इतना गया, इतना गया, ऐसे करके वो ज्यादा मजा आता है। सर स्टूडेंट्स के साथ फॉर्मल रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडली बॉन्ड? फ्रेंडली फ्रेंडली फ्रेंडली। ओके, सो फिजिकल बुक्स या ई लर्निंग? फिजिकल फिजिकल। मुझे स्टेशनरी से बहुत ज्यादा प्यार है, तो बुक्स और ये सारी चीजें मुझे मुझे बहुत वो है कि यार ना चाहिए। सर बिगेस्ट मिथ अबाउट सीए प्रोफेशन? बहुत भारी है, नहीं होगा। वन वर्ड फॉर आईसीआई? अल्टीमेट भगवान, रोजी रोटी देने वाला। माई बाप, माई बाप विल बी द बेस्ट वर्ड। सर अगर टीच ना करते तो क्या करते? अगर मैं टीच नहीं करता तो एमबीए करता, एमबीए नहीं करता तो कुछ और करता, गाना गाता, कुछ तो करता, कमाता, पैसे ओके, कमाता।
मोस्ट इम्पोर्टेंट सीए के लिए अटेम्प्ट मैटर करते हैं? स्टार्टिंग लेवल पे एकदम करते हैं, स्टार्टिंग लेवल पे करते हैं, उसके बाद आपका स्किल। सर वैसे आपको घूमना ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन एक आइडियल वेकेशन डेस्टिनेशन जो जहाँ पे आपको जाना है? जापान 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 हमेशा। ओके, लास्ट बुक जो आपने पढ़ी हो नॉन एकेडमिक्स? मैं बुक नहीं पढ़ता। मैं मेरे साथ एक दिक्कत है, अगर मैं बुक पढ़ लूँ तो मुझे लगता है यार इससे अच्छा अपनी बुक पे काम करके कुछ और बेटर बना लूँ इसको, इस बार दिक्कत है। ओके, सर एक ऐसी चीज़ जो आप अपने बचपन वाले बंदे को बताना चाहोगे, यंगर सेल्फ को? अ, कि भाई टेंशन मत ले, जो मिल रहा है, जो नहीं मिल रहा है, आगे चल के सब अच्छा हो जाएगा। जो मिल रहा है उस पे खुश रहे, जो नहीं मिल रहा है उसको छोड़ इग्नोर मार। आगे चल के सारी चीज़ें अच्छी मिलेंगी ही मिलेंगी। okay. So that was all about rapid fire. So moving towards the next segment, मीम रिएक्शन। तो हमने आपके कुछ मीम्स निकाले हुए हैं, या फिर जो रैंडम सीए के लिए मीम्स होते हैं वो भी निकाले, आप थोड़ा मीम रिएक्शन करेंगे। Okay. हुआ है ऐसा, एक दोस्त के साथ मेरे हुआ है। एक बार हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में हुआ क्या, हम प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी, और वो बंदा रात के टाइम पता नहीं कहीं से भांग खा के आ गया हो, मेरा रूममेट। अब वो आके मेरे को अंग्रेजी में समझाया जाए कि वी शुड डू दिस। अब और मैंने मैंने सोचा, मैंने बोला भाई मैं वैसे ही पूरे दिन थक गया हूँ, ये वैसे ही नशे में। मैंने बोला भाई एक काम करना, हाथ पैर दबा दे मेरे यार, बहुत ये है अमित भाई। तो उसने लिटरली क्या किया, बोलता हाँ हाँ रुक रुक रुक। मैंने बोला यार हाथ बहुत दर्द कर रहा है, पढ़ पढ़ के लिख के, मैं हाथ दबा दे। उसने बोला रुक, ये तेरा दर्द गायब। मैंने बोला भाई तू सो जा, तू सो जा, तू तेरा दिमाग आउट है। यार कभी वो क्रिकेट वाली फीलिंग आई है, तब मैं फेल हो जाऊं तो चलेगा, लेकिन दो पास नहीं होना चाहिए। हुआ है, मेरे दोस्तों के साथ हुआ है। मतलब जो मेरे सीए के दोस्त बने, ग्रुप बने आईपीसीसी में, मेरे अलावा कोई क्लियर नहीं हुआ अभी तक नहीं। उन सबने सीए छोड़ दी। पापा मुझसे सीए। ठीक है, बस जाते जाते ये बता दीजिए कि यदि आपको पता लगे कि आपकी मृत्यु कल शाम को 4 बजे हो जाएगी, आपके पास कुल मिला के लगभग 24 घंटे हैं, जी क्या इस्तेमाल करेंगे जीवन के अंतिम 24 घंटे? ये मीम अभी लिटरली मेरी लाइफ में हुआ, जब मैंने बोला घर वालों से लव मैरिज की बात कर ली है। अब कैसा हो अगर आपको पता चले कल सुबह 4 बजे आपके साथ, तो ये तो रियल लाइफ में हो गया है। ओह क्या बात है। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जहाँ कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा उसका आँखों से लीजिए। ये फीलिंग तब आती है जब हमें पता है आईसीए का सॉल्यूशन गलत है, लेकिन मेरे को बच्चे को पढ़ाना पड़ता है कि आईसीए यही फॉलो कर रही है तो आपको यही फॉलो करके आना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। बच्चे को लॉजिक बताऊंगा कि भाई ऐसे कर तो बोलेगा। और बच्चे भी पूछते हैं आजकल, अमित भाई ठीक है आपने बता दिया पर आईसीए तो वैसे बनाती है। मैं बोलता भाई तो तू वैसे बना ले, मैं क्या कर सकता हूँ, तू वैसे बना के आ जा। You will be bloody innocent because तू इस तो कई ज्यादा बात है। You are very 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 pretty ugly गंदी शक्ल बूथी तेरे तन की लग कैसे जा बूथ हो। अगर अगर कोई पूछ ले कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, ये सवाल बहुत आता है, अभी कौन से ईयर में हो? अभी कौन से ईयर में हो, उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये अलग लेवल है कि हाँ तो ठीक है फाइनल, फाइनल सेमेस्टर कब है, अरे सेमेस्टर नहीं होते यार, कितने साल बाकी है अभी, कब हो जाएगा? बहुत चलता है तो। लेवल सबके निकलेंगे,
बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने का अपने टीम के साथ। ये हमारी टीम ने ये हमारी टीम ने बना के डाला था। बहुत सही था ये एक्चुअली हुआ क्या था, मैं वही सर से बात कर रहा था जो मैंने आप लोगों को बताई कि सर अभी इतना कोशिश कर रहा हूँ, लोग आगे निकल के, तो उन लोगों ने सुन लिया था। तो उन लोगों ने शाम में ये मीम बना के अपलोड कर दी थी कि अमित भाई टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। फेवरेट फेवरेट हाय हाय। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये मेरा लिटरली मैं बता रहा हूँ, मेरा बोलने का मन करता है, हर बार होता है और अभी भी ऐसा होगा, मुझे पता है। बच्चे 15 दिन पहले आके बोलते हैं अमित भाई कुछ नहीं पढ़ा है, क्या करूं जो पास हो जाऊं। मेरे पास क्या है जो मैं तेरे को 15 दिन में पास करवा दूंगा। और अगर तेरे को 15 दिन में पास करवा दूं तो फिर जिसको रेगुलर बैच पढ़ा रहा हूं वो तो पागल है। क्यों पढ़ा रहा हूं उसको, 15 दिन में ही करवा दूंगा। अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अंदर के हालात बहुत खराब है, तकलीफ की जिंदगी है। 4,240 रुपए पगार क्या होता? ये मेरे साथ नहीं हुआ क्योंकि केपीएमजी में बहुत तगड़े पैसे मिल रहे थे और बोर्डमैन वालों ने तो 50,000 दिए थे, तो भैया ऐश की जिंदगी थी। योर क्वेश्चन? हरिद्वार से आए हैं। या यहाँ किस लिए आए हैं? कन्हैया मेरा छोटा भैया, मैं बलराम उसका बड़ा भैया। रामायण 9 लाख वर्ष पहले मैं वो राम, मैं लक्ष्मण। फिर 5 वर्ष पहले महाभारत में वो कृष्णा कन्हैया, और अभी तो शुरू हुआ है महाभारत। ये मैंने उस आईटीएसएम एग्जाम में किया था, आईटी के साथ जो आ रहा है लिखता गया था, भाई कुछ तो मिलेगा। बहुत सही। उसका ना इसका है, जाने कितना है किसका है, कैसी भाषा में है लिखा। ओह गजब यार, बहुत शानदार मीम्स है। ये किसका उसका ना अक्सर इसके साथ अकाउंट में डिविडेंड पेपर्स जो होता है उसके साथ में होता उसका है, साथ तो लास्ट ईयर के कैरी फॉरवर्ड करके आगे इसमें ट्रांसफर करना है उसे। बहुत शानदार मीम्स है। बहुत पसंद आएगा इस पर। बहुत सही था। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतनी प्यारी टीम क्रिएट कर रखी है स्टूडेंट्स के लिए, गाइड करने के लिए। सी अपार्ट फ्रॉम टीचर्स के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं एंड स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है बहुत बार मुझे पर्सनल मेंटरशिप या गाइडेंस नहीं मिल पाती, एंड इनके लिए आप लोग जब आगे आते हो ना तो हमारे टीचर्स का काम बहुत आसान हो जाता है कि स्टूडेंट्स को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू आर अपार्ट फ्रॉम टीचर्स, यू ऑल आर देयर टू हेल्प देम एंड गाइड देम। थैंक यू सो मच।